चलिए हो गया। तो हम दिखाई नहीं दे रहे जी। अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ठीक है। देखिए अ, तेरी के मोना हर्ष ये क्या। हेलो। मिस कॉल। ये वो बगल की पड़ोसन करे उसके यहाँ नहीं गए। सब जिसके यहाँ जा रहे इतना ना खिला रहा है ना कि भाई जगह नहीं है। हाँ स्कूल में सब चूड़ा दही खिला दिया, खिचड़ी वाली आंटी सब पकड़ के बोली अरे इतना इतना दही ऐसे डाल रही है मुझे लगी भाई अभी फोन करे फिर इसके यहाँ जाते फिर ही कुछ खिलाती ना, मना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे थे, कौन, हेरेडिटी, है ना, हेरेडिटी, और इसी में साथ में क्या है एक, एंड इवोल्यूशन। तो देखिए इवोल्यूशन तो आपको पढ़ना नहीं है बाबू, है ना, पहली बात तो यही समझ लो कि हेरिडिटी पढ़ना है आपको, इवोल्यूशन आपको पढ़ना नहीं है। तो इसका बात हम करेंगे ही नहीं, है ना, बात करेंगे सीधे हेरिडिटी की। तो देखिए आपको अगर पहले क्लास किए होंगे तो पता होगा, जो नहीं किया है ना, वो भी ध्यान से सुन लो। सारा कहानी कहाँ से शुरू होता है बाबू, कैरेक्टर से, है ना। जैसे मान लो कि कैरेक्टर कितने तरह के होते हैं, बताओ। हाँ कैरेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, दो। एक क्या बताए थे, एक एक्वायर्ड, कौन सा, एक्वायर्ड, और एक क्या बताए थे, इनहेरिटेड। क्या होता है, इनहेरिटेड, समझ जाना, राइटिंग देखने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। तो देखिए एक्वायर्ड कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर्स विच वी गेन थ्रू प्रैक्टिसेस, बताया था ना कि वो हमें इननेट बाय बर्थ नहीं मिलता है। एक्वायर्ड वाला वो होता है जो हम सीखते हैं बाद में, पैदा होने के बाद सीखते हैं। जैसे मान लो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम पैदा हुए थे तो थोड़े ना हम एमएससी करके आए थे, है ना बाद बाद में पढ़े ना। तो उसी तरह से क्या हो गया, अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर अलग है जो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है, जो हमारे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में यानी बच्चे में, संतान में ट्रांसफर होता है। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आर दोस कैरेक्टर्स व्हिच वी गेन थ्रू प्रैक्टिसेस, एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर नेवर विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में कभी भी नहीं जाता। बताया थे आपको कि अगर ये जाता तो बताओ तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर नहीं हो जाता, और हमारी जगह पर उजेली आके तुमको पढ़ा देती, है ना, जनवरी फरवरी आ जाता मेरा उठ के पढ़ा देता तुम लोगों को, हमरे बाल बच्चा। और सर का पढ़ाते भाई, आइंस्टीन और न्यूटन नहीं रहता यहाँ पर फिजिक्स पढ़ावे लगी, होकर बेटा न्यूटन होकर पोता न्यूटन पर पोता न्यूटन, है ना। तो यानी कि एक्वायर्ड वाला कभी भी अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर कौन होता है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो दोज कैरेक्टर्स विच, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या कह सकते हैं कि द कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेड। तो ये सब बताया ना कि डेफिनेशन सब पड़ा हुआ है ना, खाली आपको समझना है। तो यानी इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे जाता है। तो देखिए आप जानते हैं शुरुआत में ही कि भाई सेल होता है, और सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ये तो सबको पता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, दो फॉर्म में होता है, या तो डीएनए की फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर आरएनए की फॉर्म में होगा। तो सारे जैसे सबके अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर क्या होता है, डीएनए की फॉर्म में होता है, जैसे हमारे अंदर भी क्या है, डीएनए की फॉर्म में होता है। हालांकि हमारे अंदर आरएनए का भी प्रोसेस चलता है, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर दोनों होता है, एक साथ दोनों नहीं होता है। कोई बैक्टीरिया आरएनए के साथ है तो कोई बैक्टीरिया, सॉरी ये वायरस, कोई वायरस डीएनए के साथ है तो कोई वायरस आरएनए के साथ है। और बता दें आपको कि आरएनए वाला बहुत खतरनाक होता है ना। जितने भी खतरनाक आप वायरस का नाम सुने, कोरोना, एचआईवी, है ना, ब्रांडेड वायरस, है ना ये सब क्या है, सब आरएनए वाला है। ये सब बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि ये बड़ा जल्दी क्या करता है, कॉपी कर लेता है। कभी सोचा नहीं कि आज तक उसका दवाई क्यों नहीं बना। एचआईवी बताओ, आज 55-70 साल हो गया आया हुआ, आज तक उसका मेडिसिन क्यों नहीं बना। इसलिए नहीं बना है क्योंकि वो इतना ज्यादा तेजी से रेप्लिका बनाता है किसी भी, आपके बॉडी सेल है ना, अगर आपके बॉडी की सेल ए है, अब उस पर जब अटैक होगा तो क्या करेगा, वो भी ए बन जाएगा, ले मार कैसे मारे, हम भी तुम्हारे जैसा है। तो उसको हमारा बॉडी क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जब तक वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा तब तक वो देखेगा बी है तो बी बन जाएगा। तो बेटा तुम ए वो तीर बनाएगा, वो दूसरा चला बदल जाएगा, फिर उसके लिए तुम दवाई बनाओगे, फिर तीसरा बन जाएगा, तो कितना दवाई बनाओगे। तो उसको पकड़ना क्या है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उसके लिए बचने के लिए एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, उसी के बॉडी के प्रोटीन को, है ना, पहले से हम डाल देते हैं बॉडी के अंदर। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेता है ना। तो जब कोई प्रोटीन हम पहले से वैक्सीन
में उसको कमजोर करके काट पीट के उसको डाल देते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारा बॉडी उसके प्रति डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेता है ना, एंटीबॉडी बना लेता है। और जब रियल वाला आएगा तो उस बॉडी के प्रोटीन के प्रति हमारा पहले से एंटीबॉडी है, तो उसको मार देगा। यानी कि वायरल जितने भी डिजीज हैं उसका केवल क्या है, वैक्सीनेशन है, कोई मेडिसिन नहीं होता है। और HIV की तो अभी तक वैक्सीनो नहीं बना है ना, इसलिए लटक लाता है गेटा बुलाया नहीं ना डायलॉग। हाँ तो ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर जो होता है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान देगा, बहुत छोटी सी बात है, इसको तेजी से निकलेंगे करके। यहाँ पर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में है, तो आखिर न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस देखो कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है। न्यूक्लियस सेंटर में एक डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है सेल के अंदर, है ना, सेंटर में कोई डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा, तो उसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया। बट एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस क्या है बाबू, जैसे ऊल होता है ना, ऊन को हम ऐसे लपेट देते हैं धागे जैसा, तो कैसे बन जाता है गोल सा, तो न्यूक्लियस वैसे ही क्या होता है, एक मतलब फाइबर का लपेटा हुआ एक गोल टाइप का धागा है। तो जब साइंटिस्टों ने उसको देखा निकाल के, ठीक है, कि भाई ये धागा क्या है, तो पता चला कि वो धागा इस तरह से है, ठीक, ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसे लगा हुआ है और इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे वो धागा है। यही धागा क्या है, इकट्ठा हो चुका है, जिसको आप न्यूक्लियस कह रहे हो। तो ये धागा में हम इसको क्या नाम देते हैं, ये है आपका डीएनए, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, हिस्टोन, समझ जाओगे ना, पी लिख देते हैं, ठीक, इसको कह देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये धागा और ये प्रोटीन इस तरह से मिलकर के लंबा चेन बन जाएगा, ठीक है, तो फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको कह देते हैं क्रोमेटीन फाइबर। अगर हम ये पूरा स्ट्रक्चर की बात करें इस तरह से लंबा, तो इसको हम क्या कह देंगे, क्रोमेटीन फाइबर। क्या कह देंगे बाबू बताओ, क्रोमेटीन फाइबर। ये पूरे धागा को क्या कह देंगे हम, क्रोमेटीन फाइबर। अब क्या होता है कि सेल डिवीजन के अलग अलग टाइप्स होता है। 11th में आप बायो लोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मियोसिस चलेगा, माइटोसिस चलेगा, इंटरफेज चलेगा, इसे सबका अलग अलग बहुत सारे स्टेजेज आते हैं ना, टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, ऐसे बहुत सारे फेजेज आते हैं। उसी के किसी एक फेज में, है ना, 10th में आपसे कोई नहीं पूछेगा, उसी के किसी एक फेज में क्या होगा, ये क्रोमेटीन फाइबर जो है कंडेंस होगा। ये क्या हो जाएगा, ये कंडेंस्ड हो जाएगा। तो कंडेंस्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, क्रोमोजोम। क्या कह देंगे, क्रोमोजोम। यानी कि ध्यान से अगर देखो तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का ही सब बना हुआ है, नहीं। और जब आप सर्च करेंगे कि व्हाट इज क्रोमोजोम या क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ, तो लिखेगा क्रोमेटीन फाइबर। और क्रोमेटीन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं ना कि बतिया इज सेम, डिफरेंट इज तनी मनी, है ना। यानी कि जो ये है इसी से बना ये, और इसी को कंडेंस, जब ये कंडेंस हुआ सेल डिवीजन के किसी स्टेज में, तब ये ऐसा स्ट्रक्चर लिया तो क्रोमोजोम। तो बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज करता है, भाई न्यूक्लियस क्या है, क्रोमेटीन फाइबर क्या है, भाई क्रोमोजोम क्या है। आप समझ समझ जाओगे ना, डीएनए क्या है समझ जाओगे ना, डीएनए क्या है, डीएनए कंपोजिशन है जिससे आपका बना हुआ क्या, क्रोमोजोम, है ना। यानी कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए ही है, तो डीएनए अकेले नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ है, ठीक। अब ये बन गया क्रोमोजोम। अब देखो जब स्टडी करना होता है तो डीएनए पर बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, हजारों के सीक्वेंस पड़े हुए हैं डीएनए पर। तो तुम सबको स्टडी नहीं कर सकते हो, तो एक बड़ा यूनिट को हम लेकर के स्टडी करेंगे नहीं, भाई बड़ा यूनिट ही को लेकर करेंगे ना, तो बड़ा यूनिट है क्रोमोजोम, ठीक है। अब क्रोमोजोम 46 है हमारे अंदर, तो उसको गिनना आसान है, लेकिन डीएनए का हर सीक्वेंस को गिनना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसका बड़ा यूनिट को काउंट कर लेते हैं कि हर स्पीसीज के अंदर क्रोमोजोम का संख्या अलग अलग है। हम बात कर रहे हैं स्पीसीज की, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। अगर ह्यूमन बींग के पास 46 है, तो चाहे हमारा हो चाहे रसियन हो, ठीक है, बढ़िया अरे डीएनए की बात कर रहे हैं, इस सब के अंदर कितना होगा, 46, कितना होगा, 46, समझ गए। क्योंकि ये स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम। स्पीसीज किसको कहते हैं, बताए थे ना, कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। कोई ऐसा पॉपुलेशन जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकता है, वो सेम स्पीसीज के हैं। एंड फर्टाइल एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उसका जो पैदा होगा ना संतान, वो भी पैदा करने लायक होना चाहिए। मान लो कि ए और बी को मिलाएं तो सी पैदा तो हो गया, मगर सी पैदा करने लायक नहीं, स्टेराइल है, नपुंसक है। तो ए और बी आपस में फिर स्पीसीज नहीं था। जैसे बताया था ना घोड़ा गधा वाला, हाँ सबको लगा यार कि गधा बहुत वजन ढोता है, लेकिन चलता है ढेंचू ढेंचू, और घोड़ा बहुत फास्ट करता है, तो सोचा कि घोड़ा और गधा का कंबाइंड कर देते हैं तो घोड़गधो आ जाएगा, वो दौड़ेगा भी और वजन भी उठाएगा। ऐसा बताए थे, जिसको म्यूल बोलते हैं, खच्चर। अब वैष्णो देवी केदारनाथ जाओगे तो वो सब जो लेके जाता है ना ऊपर, वो सब उसमें भी वो खासियत है बाबू, उसका ग्रिप बहुत टाइट होता है। वो पहाड़ पर कितना खड़ा चढ़ाई करेगा ना, वो जल्दी स्लिप नहीं करता है।
अब ये अलग बात है कि ओकरा पर कोई पनौती बैठ जाए तो बातें अलग है, ओकरो खराब हो जाएगा किस्मत लेकिन म्यूल का भी एक अपना रुतबा है कि भाई उसका एक स्टेटस है कि उसका ग्रिप बहुत टाइट होता है, कभी जल्दी स्लिप नहीं करता। इसलिए जब आप कभी खच्चर पर बैठ के वैष्णो देवी जाओ या कहीं जाओ तो एकदम निश्चिंत रहना कि सर कहे थे कि नहीं, नहीं स्लिप करेंगे, और स्लिप करेंगे मतलब हम ही पनौती थे तो अच्छा होता है। तो देखिए, तो स्पीसीज क्या है बाबू, कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड विच ईच अदर एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूस भी करेगा वो भी फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल मतलब समझ रहा है ना, मिट्टी के लिए उपजाऊ कहते हैं, और हम लोग के लिए उपजाऊ का मतलब समझ ही क्या होगा तो, हाँ, तब वो सेम स्पीसीज के हैं। और नहीं तो अगर आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करते हैं तो सेम स्पीसीज के। तो तुमको क्या लगता है कि हम लोग अमेरिकन बहू लाएंगे तो ब्रीडिंग नहीं होगा? हो जाएगा, तनी चिंगचोंग पैदा होगा लेकिन हो ही जाएगा। नेपालिया लाएंगे नक्सिप्टा पैदा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। इसका मतलब स्पीसीज हम लोग क्या है, सेम है। तो लव कौन कौन कहाँ से ला रहे बताना हमको ठीक है। हाँ, ठीक है, पंजाब से तो गुरुए जी लाए हैं, है ना? तो तू लोग कम से कम इंडिया के बाहर से लाना। सही बात है, पंजाब से ही लाए ना, भुला गया तू लोग हाँ, तो चलो, थोड़ा सा चूक गए ना, पाकिस्तान से ले आते हैं। देखो, अब इधर आ जाओ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मामला साहब किसका है, डीएनए का है। मामला किसका है? तो आप जो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर की बात कर रहे हो, एक्चुअली में क्या है, डीएनए से जा रहा है। कहां से जा रहा है? डीएनए डीएनए के थ्रू जा रहा है। अब एक चीज और आपको पता होगा, जीन, है ना? बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सब चीज जान गए, तो जीन क्या है? तो बाबू देखो, ये जो आपको बताया कि जो डीएनए होता है इस पर बहुत सारे सीक्वेंस लगे होते हैं, बहुत सारे। तो इसमें से 98%, 1-2% नहीं, 98% सीक्वेंस जो होता है, ये क्या होता है, फालतू का होता है। फालतू का कैसा मतलब, वो हमारे काम का नहीं होता है। हमारे डीएनए पर जो सीक्वेंस होते हैं उसमें लगभग 98% क्या है, फालतू के हैं, वो हमारे काम के नहीं होते हैं। लेकिन उसमें एक 2% जो डीएनए है, 2%, मात्र 2% वो काम का है। और उसी को जो फंक्शनल वाला यूनिट है, डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है, उसी को हम कह देते हैं जीन। क्या कह देते हैं? तो हम जब सर्च करेंगे कि व्हाट इज जीन, तो आपको दिखाएगा कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो अब समझ में आया कि जीन भी क्या है, डीएनए ही है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन डीएनए का सारा सेगमेंट हमारे काम का नहीं है। जो सेगमेंट काम कर रहा है वो जीन है, बाकी सब जीन नहीं है। कोई दिक्कत? तो बताओ, आज के बाद आपको क्रोमेटिन फाइबर में कोई दिक्कत होगा? क्रोमोजोम बोलेगा तो कोई दिक्कत, डीएनए बोलेगा तो कोई दिक्कत, जीन बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो बस ये था आपका बेसिक इस चैप्टर के लिए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर पर। तो कहाँ गया, इरेज करो, क्लीन ऑल कर दो ना, खत्म कहानी। अरे तब क्या है इसमें, ये सब रफ एंड टफ वाला था, है ना? हाँ, उसमें तो रिकॉर्ड हो ही ना रहा है। तो देखिए, एक्चुअली में हमको बड़ी मजा आ रहा है यहाँ आके तुम लोग को पढ़ाने में। ठीक है, बड़ी दिन के बाद मिले हैं। मन तो कर रहा है कि पिज्जा खिला दे तुमने के, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या में है देखो, और तरीके पढ़ लो, पार्टी के बाद, एग्जाम के बाद करना। अरे हम जुड़ले रहेंगे, आजकल सोशल मीडिया रहता है, ऐसे तो लोग हमसे जुड़ल रहना, फायदा होगा। ठीक है, अगले साल मेरा अगले साल मेरा 10वां एनिवर्सरी आने वाला है। क्या एनिवर्सरी? पता है कि हम बाल विवाह कर लिए थे, है ना? तो 10वां एनिवर्सरी आएगा। तो मेरा मानना है कि देखो, सब लोग बड़ी शान शौकत के लिए सबको बुलाता है। मेरा मानना है कि हम अपना सब बच्चा पार्टी को बुलाएंगे। ये सब देखो, तुम लोग से निस्वार्थ रहता है, बाकी सब जो घमंड में रहेगा, "ए, हमारा भी जो 4 चक्का है छोटा, हमारा भी 2 चक्का है", तो क्या दिक्कत है? तो वैसा वैसा घमंडी के नहीं बुलाएंगे हम। यार ये सोशल मीडिया पर हम अपडेट करेंगे कि भाई जितना भी मेरा स्टूडेंट है ना, वो सब आओ। आज खाना पीना भी स्टूडेंट के हिसाब का रहेगा, है ना? मंचूरियन जो जो खाता है, नूडल्स वूडल्स, गोलगप्पा, भले कोई रूस जाए, खाई नहीं। पानी पूरी, अच्छा, ओ सलमोनेला टाइफी अच्छा अच्छा, ठीक है, वो 2-3 को ठेला लगवा देंगे। लेकिन फिर सोते इतना मनी स्टूडेंट आएगा तो फिर घट जाएगा पैसा, तो चंदा विवाह करेंगे सबसे। चंदा चंदा नहीं देगा तू लोग पेरेंट्स इनविटेशन देंगे तो ओकरे में लिख देंगे कि चंदा कृपया, पीछे स्कैनर साट देंगे पीछे से गिफ्ट नहीं देगा, गिफ्ट से अच्छा आगे स्कैन पर भेज दो, है ना? हाँ, टेंशन मत लो, वैसा बच्चा सब जुड़ल रहेगा तो ना पता चलेगा। चलिए देखिए देखिए ना, अनुराग सर तो अच्छा है। अभी तक हमको लगा पाकिस्तानी है ना, हट गया, पाकिस्तान अभी टिकल है पीछे में।
चलता है उसका। आउ आउ बेनजूर भुट्टो आती है। हाँ। अरे अरे तरीके। हाँ हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक। हम आए थे तो ऐसे करके झांक रहे, हाँ हम ही है। थोड़ा दिन के लिए चले गए थे, आ गए वापस। देखिए, अब थोड़ा सिलेबस पर आते हैं, है ना। हंसी मजाक छोड़िए। इधर ऑनलाइन वाला बेचारा पहला पहला बार पढ़ रहा होगा, कौन मास्टर से फेट हो ले। देखो इधर आ जाओ। हाँ क्या कह रहे थे तो नहीं, भुला दिया यार। खैर छोड़ो। जीन पर बात चल रहा था। जीन पर बात चल रहा था ना। देखो, तो जो जीन था फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, हेरिडिटी। देखिए हमने जो भी बात किया जीन को, ये जीन हमेशा बाबू पेयर में होता है। हमेशा जीन किस में होगा? पेयर में। इसे मिटेगा। अच्छा इरेज पर, हाँ अब समझ में आया। हट 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 पूरा। जीन जो है वो हमेशा क्या होगा? हाँ इन पेयर, जीन हमेशा होता है पेयर में। और तब ये कहलाता है एलील्स। तब ये क्या कहलाता है? एलील्स। तो ये वर्ड आएगा तो इससे ज्यादा टेंशन मत आना। ठीक है। एलील्स का मतलब होता है कि जीन इन पेयर। अब देखो पेयर में जब होगा तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। बच्चा सब क्या करता है कि बार बार कंफ्यूजन में आता है कि भाई जीन कैरेक्टर है ना, वो कंफ्यूज कर जाता है, ट्रेट आएगा एगो। तो इतना कंफ्यूज जाने के बाद नहीं है। सिंपली समझिए, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, जीन जो पेयर में होता है, जैसे मान लो कि हम एक कैरेक्टर लेते हैं, हर कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। जीन एक तरह का प्रोटीन ही है ना। तो हर कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जीन। जीन क्या करता है? वो खास तरह का प्रोटीन बनाता है जो कैरेक्टर को शो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो कि हम एक कैरेक्टर लेते हैं, एक कैरेक्टर लेते हैं हम हाइट का। किसका लेते हैं? हाइट का। तो मान लो हाइट का एक कैरेक्टर लिए, तो भाई इसके लिए कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंबल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेते हैं टी। क्या लेते हैं? टी। तो टी लेंगे। अरे तू लोग बताए थे का? अरे भाई, देखो ऑनलाइन वाला सब बच्चा सुन लेगा, हमारे गांव वाला। कहेगा कि बंडा कौन था इसमें। कसम। देख, ना वो राम नारायण। खैर छोड़िए वो सब। आप अभी अपना फोकस करो, ठीक है। ये तो बिना मतलब के हंस रही है। इसको आधा बात समझ में आ रहा है, आधा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसे पहले क्लास चलता था ना, उसका बात है। खैर छोड़िए, इधर देखो। ए मजाक बहुत हो गया, आ गया ये। नहीं हंसो, हम तुमको हंसने के लिए मना नहीं किए हैं। मतलब ये लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पहले बहुत सारा कहानी चला है क्लास में, इसकी वजह से। अब इधर देखिए, यहाँ देखो, कैरेक्टर मान लो हाइट, तो हाइट के लिए हमें लेना पड़ेगा सिंबल। तो हमने लिया टी। टी फॉर टॉल, टी फॉर। तो हम क्या बोले कि जीन जो है बाबू, वो पेयर में होता है। तो आपको इसका पेयर बनाना पड़ेगा। आप पेयर कैसा भी बना सकते हैं, कैपिटल कैपिटल का बना सकते हैं, कैपिटल स्मॉल का बना सकते हैं, या फिर स्मॉल स्मॉल का बना सकते हैं। आप कोई भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक डोमिनेंट जीन और एक रेसेसिव जीन। तो कैपिटल वाला डोमिनेंट को हम कैपिटल से शो करते हैं, रेसेसिव को हम स्मॉल से। आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मान लो कलर है, तो कलर में एक है वायलेट, एक है मान लो येलो या व्हाइट ले लो। ठीक है। अब मान लो कि हम व्हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लो कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है। तो वायलेट को हम रेसेसिव मान लेंगे। वायलेट को क्या मान लेंगे? रेसेसिव। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वायलेट को भी से करेंगे, नहीं। आप जिससे एक जैसे टॉलनेस को हम टी से किए ना, तो इसका एक रेसेसिव कैरेक्टर, इसका जो खराब वाला कैरेक्टर क्या है? डॉर्फनेस, है ना, मतलब शॉर्टनेस इसको कहते हैं, छोटा। तो उसको हम डी से डिनोट नहीं करेंगे, टी से ही करेंगे, छोटा वाला टी से। ये गलती नहीं कर देना कि भाई हम कह देंगे कि येलो जो है डोमिनेंट है, ग्रीन जो है रेसेसिव है। तो येलो को हम कैपिटल वाई से कर दिए और ग्रीन को हम स्मॉल जी से कर दिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जो डोमिनेंट होगा उसी का क्या कर देंगे, छोटका छोटकी को लिख देंगे किसमें? रेसेसिव कैरेक्टर में। तो ये आपको मान के चलना है। तो यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ देखो, अब एक हाइट है, ठीक है, कैरेक्टर। तो इसके दो पहलू होंगे, एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट। अब पेयर किसी का भी बन सकता है। अब कैसे बनता है बताएंगे थोड़ी देर में। पेयर यहाँ पर किसी का भी बन सकता है। तो एक कैरेक्टर जो होता है बाबू, उसके कई फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो कलर एक कैरेक्टर है। कलर क्या है? कैरेक्टर। अब कलर में ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। तो एक कलर के कई जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो ट्रेट है। वो क्या है?
तो यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है ट्रेट, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। ट्रेट भी क्या है, पेयर में ही रहेगा। ट्रेट भी क्या रहेगा, पेयर में। तो एक कलर के अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखेंगे, नहीं दिखेगा? कलर तो एक, देखो कैरेक्टर क्या है, कलर। अब एक कलर में ग्रीन येलो ब्लू ये सब कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर कलर है, समझ रहे हो? और ये जो उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहा है वो उसका ट्रेट कहला जाएगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर कैरेक्टर हाइट है, अब इसमें कई कई तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैपिटल कैपिटल बन सकता है, कैपिटल स्मॉल बन सकता है, स्मॉल स्मॉल। तो ये सारे ट्रेट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ट्रेट्स हैं। तो बताओ यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है? तो ट्रेट्स भी हमेशा पेयर में रहेगा क्योंकि जीन हमेशा ही क्या है, पेयर में। अब आपको पता है कि चलो, तो अब जब ये दोनों आपको पता ही है कि कैपिटल वाला डोमिनेंट है ना, और स्मॉल वाला रेसेसिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डोमिनेंट जीन कौन होते हैं भाई? डोमिनेंट जीन दो जीन्स विच शो देयर एक्सप्रेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर जीन। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो किसी दूसरे के प्रेजेंस में भी अपना ही एक्सप्रेशन दिखाता है। जैसे पेयर है, मान लो ये पेयर है, तो यहाँ पर तो दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ पर तो हम कह देंगे कि यहाँ पर टॉल है, क्या है, टॉल है। मगर यहाँ पर एक रेसेसिव है, तो भी एक यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डोमिनेंट जीन अभी बताया कि दो जीन्स विच शो देयर एक्सप्रेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर जीन, कोई दूसरा भी प्रेजेंट है तो भी एक्सप्रेशन कौन दिखाएगा, डोमिनेंट दिखाएगा। हाँ ये अलग बात है कि ये वाला प्योर टॉल होगा और ये वाला होगा हाइब्रिड। ये वाला क्या होगा, हाइब्रिड। ये इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग है लेकिन दिखेगा लंबा। दिखेगा कैसा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मान लो किसी गर्ल की शादी हो रही है, किसी लड़की की, वो बड़ी खुश है कि भाई मेरा होने वाला जो हस्बैंड है काफी लंबा है, 6 फीट का है ना? क्या पता कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ऐसा है ना, है ना? अब वो खुश हो रही है कि हमारा आने वाला जनवरी फरवरी सब लंबा लंबा होगा, है ना, आएगा तो 2-2 फीट का पैदा होगा, कि कोई जरूरी नहीं है। अरे ये हादसा तुम लोग के साथ भी हो सकता है ना? सुनो, मतलब कि अगर वो हाइब्रिड रहा, अब कैसे होगा जो आगे पता चल जाएगा आपको। अगर वो हाइब्रिड रहा तो उसमें आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, यानी कि डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या रहेगा, हिडन रहेगा। रेसेसिव कैरेक्टर क्या रहेगा, अरे सुनो, मस्ती हर घड़ी नहीं। डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या रहेगा, हिडन फॉर्म में रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं। तो इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो लंबा है तो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल। इसके लिए फिर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाइए, जा जाके डीएनए टेस्ट करवाइए, ठीक है? तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आप ये बता दोगे कि अगर कोई हाइट वाला बंदा है तो वो प्योर हो सकता है कि हाइब्रिड। हाँ इतना जरूर है कि वो अगर लंबा है तो उसमें एक और तो डोमिनेंट जीन जरूर है ना, मे भी दोनों हो जाए लेकिन एक एटलीस्ट वन तो जरूर होगा, तभी वो लंबा है, नहीं तो नाटा होता है कि नहीं? तो हाँ 50-50 चांस लेकर के शादी वादी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, तो डोमिनेंट जीन आर दो दो जीन्स विच शो देयर एक्सप्रेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर जीन, and recessive genes are those genes which show their expression only लगा हुआ है in the presence of identical gene। जब आइडेंटिकल, मौका देख के चौका ये भी मारेगा, बोलेगा ठीक है बेटा हम तो अकेले हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जही ना हम दूगो हो गए, जही ना हम तबाही ला देंगे, है ना, पूरा खानदान का तो नाक छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आइडेंटिकल होगा तब ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा। तो बताओ डोमिनेंट और रेसेसिव में कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है? हमेशा याद रखो डोमिनेंट कैपिटल में होगा, और जो जो अल्फाबेट तुम यूज करोगे डोमिनेंट के लिए उसी का छोटका यूज करना है रेसेसिव के लिए। ऐसा नहीं कि टी से टॉल है, डी से ड्वार्फ है तो हाँ डी नहीं करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना। तो चलिए अब हमको समझ में आ गया होगा कि ये आपको ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो ट्रेट के अकॉर्डिंग डोमिनेंट और रेसेसिव देख करके कैरेक्टर शो हो जाएगा, है ना? अब एक चीज और, अगर यहाँ पर कैपिटल कैपिटल दोनों है तो बताओ एक जैसा के लिए हम यूज करते हैं होमो, क्या यूज करते हैं? तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। ये डोमिनेंट है कि रेसेसिव है? तो इसको हम बोल देंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस। और अगर एक जैसा ऐसा वाला है तो ये भी क्या होगा, ये भी होमोजाइगस ही होगा, लेकिन ये होमोजाइगस क्या हो जाएगा, रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। मगर ये बताओ कैसा हो जाएगा, अगर कैपिटल ये, तो ये हो जाएगा क्या, हेटेरोजाइगस। ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस, जब क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो इस वर्ड का यूज करता है, तो यहाँ ध्यान देना। वो बोलेगा कि होमोजाइगस रेसेसिव वाले का क्रॉस करा दिए हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। अब यहाँ पर मुंह फाड़, भैया भैया को ची कह दिया, अरे भाई फोकस करो कि होमोजाइगस रेसेसिव है कि डोमिनेंट है, ठीक है? तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा
कि हाँ अच्छा होमोजाइगस रिसेसिव है तो इसका कैरेक्टर है और डोमिनेंट है तो इसका। हालांकि देखो मजे की बात क्या है, इस बार तो थोड़ा चेंजिंग भी लाया, आपका भी ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछने वाला है। और अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताए ही थे आपको कि अब एक साथ 5 नंबर 4 नंबर का नहीं आता है, अब बहुत ही छोटा छोटा करके देता है, जिसमें आपका मार्किंग अच्छा हो जाता है, चेक करने का भी और आपके मार्क्स उठाने का भी चांस बढ़ जाता है। अब मान लो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, गलती हुआ तो 5 नंबर गया, है ना, या एक आध नंबर दयावान हमारा जैसे टीचर रहता है दे देगा, है ना हम अच्छा है, लेकिन बाकी सब का नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 5 है, 5 नंबर का ABCD, तो मान लो उसमें बच्चा अगर 2 3 भी बना दिया तो उसमें प्योर की प्योर नंबर मिल जाएगा आपको, है ना। तो अब क्वेश्चंस जो है बड़ी आसान से, इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बड़ी लंबा लिखेगा, है ना। बच्चा ऊपर से 2 लाइन पढ़ता है ना तो नीचे भुला जाता है, उसका सर से खड़ा जाता है, कुछ ही कह रहा है, वो कहता है एकदम सिंपल चीज जो हम क्लास में पढ़ाएं आपको, एकदम गारंटी है कि यही सब पूछेगा वो आपसे, लेकिन उसका 2 लाइन पढ़ के तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि बाप रे कोची हुआ, अगर अगला 2 लाइन तो भुला जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर के 2 लाइन भुला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वहां जो जो वर्ड आएगा जो आप क्लास में सुन रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, कि भाई ये क्या कह रहा है। अब तो आपका एग्जाम भी बायोलॉजी का अलग पेपर होगा, केमिस्ट्री का अलग आएगा और फिजिक्स का अलग कॉपी रहेगा, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं कि बाद में आप लिख दीजिएगा, समझ रहे ना। तो इसलिए क्या है कि उसी में आपको लिखना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि लिखना सबको है, छोड़ना किसी को नहीं है, तो सबको ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि चोरी के भरोसे कोई जाता नहीं है, कुछ लिख के चला है उससे क्या होगा, खाली पास होने से थोड़े मतलब है, अच्छा मार्किंग होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव ये सब आप समझ चुके हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी चीजें नॉर्मल था, बताओ ट्रेट समझ में आया, एक कैरेक्टर के कई अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स समझ में आया, एलील्स कुछ नहीं, जीन इन पेयर समझ में आ रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस हाइब्रिड प्योर डोमिनेंट रेसेसिव सब समझ में आया, DNA जीन सेगमेंट ये सब बता ही दिए। अब आपका चैप्टर क्या है, अभी तक जो किया वो सब बकवास था, है ना, क्वेश्चन तो अब आएगा, है ना तो अब यहाँ पर से क्या था कि सुनिए, अब आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है बाबू, एगो मेंडल नाम के साइंटिस्ट हैं, पता ही आपको, थोड़ा सा विशेष में उनका जन्म कर्म मरण याद कर लेना ज्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि वो 57 से लेकर के 64 या 5 तक वो क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 से 8 साल देख लेना कंफर्म, कंफ्यूजन में इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम जाकर के देखना, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं भाई, 12th में तो मेंडल के बारे में बहुत सारा किस्सा कहानी है, 10th में आपको नहीं है ज्यादा, तो फिर भी आपको याद रखना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं किसको, मेंडल को, ग्रीगर जॉन मेंडल, है ना, GJ मेंडल लिखता है उसका, ग्रीगर जॉन मेंडल। अब देखो मेंडल के बारे में 12th में बहुत सारा कहानी है कि मेंडल इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं मिला, है ना, वो मरला के बाद उसको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, समझ गया। बाद में वो मर गया तो एक दो साइंटिस्ट आया, कहा यार मेंडलवा कुछ ही कहा था यार, जरा उसको केस को फिर से खोलो तो वो देखा तो बोला कि यार मेंडल जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। तब वो बेचारा था ईमानदार था तो बोला कि यार मेंडल को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, तब जाके वो हल्ला कर दिया कि ओ मेंडल जो कहा था ये सब ठीक था, सब ओकरा बेचारा को कोई बतिए नहीं। अब क्यों नहीं माना, क्योंकि मेंडल जो किया था ना उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता था, बोला कि नहीं हम बोले ना ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तुम करके देख लो, तो कैसे होगा, हमारा हमारा नाम आता पता था कि कैसे होगा, भाई होगा ऐसे ही। वो पहला साइंटिस्ट था जो बायोलॉजी में मैथ से वो अपना एक्सपेरिमेंट करता था, सबको उसको पगला कर दिया, ये पगला के कौन बात है, तो इसी बेचारा को क्या हो शहीद हो गया, है ना। बाद में उसको जब देखा गया तो पता चला यार कि पगला ठीक है कहा था, है ना, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया। तो ये सब नियम है, मरला के बाद मिल जाता है प्राइज वाइज, है ना तो हाँ वो चल जाता है तो के बाद मिलता है, ये सब अंग्रेज से बनाए हैं नियम। तो यहाँ देखो, तो मेंडल किया क्या था, तो आपका जो सिलेबस में बाबू सिंपली मेंडल एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट था, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो सिंपल सी बात है, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल और डाई मतलब डबल। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर होता है कि कोई एक कैरेक्टर लेके हम क्रॉस कराएंगे, एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर। जैसे में अगर हम बात करें कि जैसे एक कैरेक्टर क्या था, टॉल हाइट का कैरेक्टर था ना, तो हम क्या लिखे थे कि यहाँ पर पेरेंटल हमेशा प्योर लेंगे, ठीक है। तो एक कैरेक्टर लिए हैं, कैरेक्टर एक ही होना चाहिए, तो इसको क्रॉस कराएंगे इसी से, छोटका टी से कराएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ दूसरा कैरेक्टर नहीं ले सकते, एक ही कैरेक्टर के दोनों फॉर्म लीजिए, रेसेसिव और डोमिनेंट। ये पेरेंटल कैरेक्टर है तो पेरेंटल हमेशा प्योर होगा, कैसा होगा, प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव। अब मेंडल इसको एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहता था कि भाई अगर हम छोटका और बड़का को एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या, इसका पोलन गेन उसके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करवा दिया, उसका ओव्यूल को इसके पोलन गेन के साथ फर्टिलाइज करा दिया, है ना, रिप्रोडक्शन करवाता था। और उसके बाद देखता था कि जो नया प्रोडक्शन आया, जो नया सीड बना,
उसको लगाने के बाद जो प्लांट आया वो कैसा प्लांट आया, क्या कोई इंटरमीडिएट हाइट का आया, मान लो ये टॉल था, ये ड्वार्फ था, तो या तो ड्वार्फ आता है या टॉल आता है, क्या कोई बीच का भी आएगा? ऐसा ही सोचा था कौन? मेंडल सोचा था। कौन सोचा था? मेंडल। तो इसके लिए वो एक कैरेक्टर से जब करवाया तो उसको कहा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाया गया? फिर जब ये हो गया तो एक और कैरेक्टर किया वो, है ना, दो कैरेक्टर लेके क्रॉस किया तो उसको बोले डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोले? दो कैरेक्टर कैसे? जैसे मान लो कि प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक, दूसरा ले लिया मान लो सीड का कलर, तो सीड का कलर मान लो वाई है, कैपिटल वाई, तो ये देखो एक कैरेक्टर हाइट हो गया और एक हो गया सीड का कलर, तो इसको क्रॉस करा दिया, फिर क्या इसी का रेसिसिव से कराएगा? तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल वाई, तो यहाँ बताओ एक कैरेक्टर ये, एक कैरेक्टर ये, यहाँ पर है, ऐसा है क्या? तो यहाँ पर है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर है मोनो हाइब्रिड, तो इस तरह का दो क्या किया वो? क्रॉस कराया। क्या करवाया? तो प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? देखिए कुछ प्रश्न तो बड़ा ही सिंपल है ना, जो आपको हम बताते हैं। आज पढ़ने के बाद आप जाके के प्रश्न जरूर देखना प्रीवियस ईयर का, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाएगा कि अरे यार ऐसे प्रश्न पूछता है, लेकिन उसमें आपको कुछ ऐसा जरूर लगेगा कि क्वेश्चन को फंसा रहा है, उसके लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है ना। हम बार बार कहते हैं कि देखो उसका आंसर भी देख के आप समझ सकते हैं, लेकिन आंसर तभी देखिए जब आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हमको लिखने नहीं आ रहा है, हम उसका आंसर देखें, तो आंसर देखने के बाद आपको आंसर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अगर वो आंसर समझ में ही नहीं आ रहा है तब फिर आप हमसे पूछिए, समझ रहे हैं? और अगर आप उसका समझा हुआ है, देखिए आंसर, अच्छा हम ठीक से नहीं लिख पा रहे तो उसमें लिखा हुआ है, समझ गए तब फिर ठीक है, उसको दो चार बार अपना प्रैक्टिस कर लो अपने लैंग्वेज में, वो आपका अपना हो जाएगा। और गिना चुना थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है जो आपके प्रीवियस ईयर में होंगे, वही सब ऑलमोस्ट आने के चांसेस होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके पास है ही है, जो आएगा देख लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्या हुआ कि मेंडल जब एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ से पहला प्रश्न यही आता है कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया वो कौन से प्लांट पर किया? ठीक है, तो पी प्लांट पर किया। कहाँ किया था? गार्डन पी प्लांट। कौन सा? गार्डन पी प्लांट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट था गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बाबू? हाँ, फाइसम सटाइवम। अब अंग्रेजी में इसका ये साइंटिफिक नाम है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि गार्डन पी प्लांट पर मेंडल ने वर्क किया था। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भाई आम पर काहे नहीं कर लिया था, महुआ पर काहे नहीं कर लिया था, वो पी प्लांट पर ही क्यों किया? ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है बोर्ड एग्जाम का कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, है ना, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था? तो इसका आंसर है क्या कि देखो पहली बात की पी प्लांट बहुत छोटा लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल समझते हैं ना? एक बार सीड लगाए उसमें वापस से सीड आ गया, है ना, मतलब एक बार जो पैदा हुआ दोबारा पैदा कर दे तो वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो यही चीज होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर पैदा कर दिया आप तुम मर जाओ, ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर हम बात बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर यही कहानी है कि मेंडल जो है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर सिंपल से आप लोग जानते हैं कि पी प्लांट है क्या था बाबू? शॉर्ट लाइफ साइकिल। उसके पास क्या है? शॉर्ट लाइफ साइकिल है। छोटा सा एक आम का पौधा लगाओगे 5 साल में तैयार होगा, 1 साल में एक बार उसमें फ्लावर आएगा, एक बार फल आएगा, वैसा वैसा 10 को एक्सपेरिमेंट करते करते साइंटिस्ट है बोल देगा, समझ रहा है? और पी प्लांट कैन प्रोड्यूस, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट कैन प्रोड्यूस विद इन ए ये स्मॉल एरिया प्लस विद इन ए मंथ, है ना, मंथ टू मंथ में क्या हो जाता है वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात है कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है। क्या है? कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। आम के पौधा में अगर तुम देखोगे, जैसे मान लो एगो साइकिल है और एगो कार है, और तुमको देख के बताना है कि साइकिल में क्या क्या चीज है और कार में, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ मिलेगा तुमको, कार में कि साइकिल में? साइकिल में कुछ है, हैंडल पेंडल ब्रेक है, वो नहीं है ना, मार्बो करेगा तो ब्रेक नहीं लगता ठीक से, और कार के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है। तो वही चीज होता है कि पी प्लांट के अंदर, है ना, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ज्यादा था। ये कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर किस जानवर का नाम है भाई? तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का मतलब हुआ कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो कोई बीच का कोई चीज ना निकले, इंटरमीडिएट कुछ ना निकले। अगर कोई मान लो टॉल है और कोई डॉर्फ है, तो या तो टॉल आएगा या फिर डॉर्फ आएगा, वो बीच का कुछ नहीं होना चाहिए, बीच का कैरेक्टर सो नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कोई इंटरमीडिएट चीज नहीं दिखना चाहिए, या तो लंबा या तो छोटा, या तो हरा या तो पीला, है ना, हरा और पीला दोनों मिल के नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उसके पास बहुत सारे थे। तो पहले तो यही आएगा कि पी प्लांट क्यों आया, उसके पास शॉर्ट लाइफ साइकिल है, उसके पास कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ज्यादा है, किसके पास?
पी प्लांट के पास कैन प्रोड्यूस है ना, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस विद इन अ मंथ, विद इन ए शॉर्ट एरिया, छोटे से एरिया में हम क्या कर सकते हैं देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। तो ये आप लिख देंगे, लिख दोगे ना। उसके बाद एक और प्रश्न आता है बड़ा प्यारा सा कि भाई ठीक है तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उसमें है तो बताओ कई गो है, तो सातों का नाम पूछ देगा आपसे कि बताओ कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो सीड का कलर, देखो प्लांट का हाइट हो गया, उसका सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप, पॉड बोलते हैं इसको छिलके के साथ ऐसे रहता है ना मटर, है ना अभी मिल रहा है मार्केट में, तो ऐसे पूरा रहता है पॉड, पॉड बोलते हैं उसको। तो पॉड का कलर, पॉड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, है ना। प्लांट का हाइट हो गया, क्या हो गया 3 गो। उसके बाद हो गया फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, है ना, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। जैसे में ऐसे देखो, मान लो पहला नंबर पर अगर मान लें, तो पहला नंबर पर क्या बोले, प्लांट का हाइट, प्लांट का हाइट। फिर उसके बाद क्या बोले कि सीड का कलर, सीड का कलर। तो कलर में देखो यहाँ पर दो मान लो हो सकता है, मान लो एक हो जाएगा आपका येलो और एक क्या हो जाएगा ग्रीन। अब यहाँ ध्यान दो, ये दो नहीं मानना है, कैरेक्टर ये है। हम क्या बताएं कि एक कैरेक्टर के कई फॉर्म्स हो सकते हैं, समझ रहा है, एक नाटा है एक लंबा है, तो इसको दो कैरेक्टर मानेगा। कैरेक्टर तो हाइट है, उसी के दो फॉर्म्स हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो यहाँ पर मान लो येलो है, ये कैपिटल वाई से लिख देंगे और इसको स्मॉल वाई से लिख देंगे, वो डोमिनेंट हो जाएगा, ये रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। हर कैरेक्टर के दो पहलू हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट। तो सीड का कलर और सीड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, तो शेप में भी क्या हो जाएगा राउंड हो जाएगा, जो डोमिनेंट हो जाएगा कैपिटल आर, और एक हो जाएगा रिंकल, रिंकल हो जाएगा स्मॉल आर। राउंड मतलब गोल और रिंकल मतलब ऐसे मुरझाया हुआ, ऐसे सिकुड़ा हुआ जो रहता है उसको हम बोलते हैं रिंकल, ठीक है। तो बताओ 1 2 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज, पॉड कलर, पॉड कलर और फिर पॉड का शेप। उसके बाद बताओ फ्लावर का भी क्या हो गया, फ्लावर का भी कलर और फ्लावर का भी शेप, नहीं पोजीशन, काट देते हैं पोजीशन। ओहो, कभी कर, छोड़ो समझ गया ना। देखो पोजीशन, पोजीशन का मतलब हुआ कि जैसे देखो ऐसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक, ये मान लो प्लांट है, तो एक फ्लावर क्या रहेगा बीच में लगेगा, देखो ऐसे, ठीक, और एक फ्लावर लगेगा यहाँ साइड में। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है एंड, है ना, नहीं बोलता राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना जहाँ ट्रेन जाके लास्ट हो जाता है। तो देखिए, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोजीशन, क्या बोलते हैं टर्मिनल, और इसको बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं। तो फ्लावर के अंदर भी दो चीज, फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, 7 को हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, एकरा में 2 गो है। ठीक है बुकड़ल है, देखो 1 2 3 4 5, इसमें 2 गो 7, है ना। फिर से बोलेंगे सब लोग, प्लांट का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, कलर भी हो सकता है फ्लावर का और पोजीशन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो 3 प्रश्न पूछेगा कि कौन सा प्लांट लिया था, गार्डन पी पाइसम सटाइवम, फिर बोलेगा वही काहे लिया था, समझ ही गए। उसके बाद बोलेगा कि वो कंट्रास्ट कैरेक्टर जो लिया था वो कौन कौन से थे, ठीक है। अब इतना करने के बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो सीधा आप चलेंगे उसके एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो इसलिए अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह से एनसीईआरटी हैं, टेंशन मत लो। आप सिर्फ क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप इस तरह से कराया हुआ है क्रॉस, जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समय कम है। हम आपको जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। बस इस चैप्टर से जब प्रश्न आएगा तो आपको प्रश्न को समझना है, बार बार कह रहे हैं कि प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आसान आता है, लेकिन आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से कि बोल क्या रहा है। अब वहां समझाने के लिए हम तो रहेंगे नहीं, समझ रहा है ना। इसलिए वो सब चीज पहले समझ लीजिए, ठीक है, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब पहला क्लास मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा लें क्या। अब देखो कोई ये ना सोचे कि भाई नोट्स वोट्स, नोट्स बनाने का कोई टाइम नहीं है, बस समझा रहे हैं हम चैप्टर को, है ना। नोट सब जगह मिल जाएगा, हाँ, कॉपी पेस्ट करते रहो। तो यहाँ देखो क्लीन कर दे सब। पुराना डायलॉग है ना, यही वाला डायलॉग ज्यादा मारते थे ना कि नोट्स नहीं बनेगा, ट्रांसफर होने वाला है, धड़ल्ले से पढ़ते जाओ। नोट्स तो कहीं से भी मिल जाएगा, सही में हो ही गया लेकिन ट्रांसफर ना।
ठीक। तोरा कहे से हमरा बुला लेगा तो बुला दो। बुलाएगा। नहीं, लेकिन वाकई में हम बेगूसराय आए तो थोड़ा सा हमको फील गुड हुआ। और देखो वहां पर गए तो हमारे स्कूल का थोड़ा सा जो सिस्टम है थोड़ा बढ़िया नहीं है, क्योंकि अभी देखो ना, एगो दिन मैडम एगो बोली एगो बच्ची को टोपी पहन के आने के लिए, तो अगर बाबूजी ना 10 आदमी के साथ लाठी लेके आया, ठीक है। उस दिन कोई नहीं था स्कूल में, सब लोग था इन्होंने गेल, मतलब मर्द जाति में एगो हम ही थे, बाकी सब महिला थी। अब यहाँ पर ईगो ईगो के बात था भाई, मर्द होकर के महिला के सामने अब हमको प्रदर्शन करना था। तब उसमें भी मतलब देखो ऐसे हम कास्टेज में जाते नहीं है, लेकिन वो लोग कास्टेज में वहाँ जो ज्यादातर है वो चंद्रवंशी हैं, जात के कहार हैं, और कुछ यादव जी भी हैं, जानबे करता है लाठी मैन। तो वो लोग आ गए। तो यादव जी से तो पंगा ना हुआ, लेकिन चंद्रवंशी जी सब थे आ गए। अब आ गए तो देखो भाई, कोई मैडम बोली थी कि तुम टोपी पहन के आओ, इतना भयानक ठंड पड़ रहा था 1 सप्ताह पहले, है कि नहीं। तो बोले कि तुम टोपी पहन के आओ। 1 सप्ताह क्या, वो 1 जनवरी से तो बच्चों का बंद ही था, अगर पहले वाला वीक में। तो घर भेजा दी कि जाओ टोपी पहन के आना। वो से आया कि हाँ, अगर ना टोपी पहना में तो तू रोक दे ही हैं, आते पढ़ते तो तू का करवाई। हाँ बोले हम कुछ ना करवाई बे, ठंडा मार देते तो लटक जेतो, है ना। है अब वो आ करके दारू पी के भोरे भोरे एकदम जो है बकड़ बकड़ कर ले है, 40 मिनट डिस्टर्ब किया। अब देखो ऐसे तो हम हूँ बड़का रंगबाज, लेकिन बात है कि टीचर एज ए टीचर, है ना, आपका थोड़ा सा गरिमा होता है ना। ऐसे तो आप गाली हमरा ना आता है, वाह, 200 बकते हैं 56 सेकंड में, रिकॉर्ड है हमारे। ठीक है, 56 सेकंड में 200 पहुंचा देते हैं। एकदम ऑनलाइन कह रहे हैं खुल के, गिनवा देगा। लेकिन वहां पर क्या है, शिक्षक का गरिमा है ना। अब वो लोग आ गया पूरा मैडम के, अब हमारा समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम से जानबूझ के लड़ रहा है कि मैडम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हाँ, दोनों मैडम थी। अब हम भी सोचे, अब मैडम को हम बोल रहे हैं कि अरे दारू पी ले, लेकिन मैडमों को मजा आ रहा था कि हम एकदम लड़के दिखा देंगे, है ना। अब हम सोचे कहीं बात बढ़ गया तो हम पिटा जाएंगे। है कि नहीं? लेकिन तैयो वहां दिखाना तो था नहीं कि हम डर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे देखो गार्जियन है बाबू। तो अब बताओ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना बहुत चैलेंज है। सबको लगता है ना कि मास्टरवा नहीं पढ़ाते, देखो हम लोग वर्ग क्या बोलते हैं, हम अपने समाज के सबसे जो निम्न वर्ग होता है, सबसे निचला स्तर, है ना, उसको पढ़ाना है। आप लोग को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग थोड़ा समझदार है, आपके पेरेंट्स समझदार हैं, आप खुद साफ सफाई में आएंगे, आपके पेरेंट्स समझाएंगे, घर पे जाके कर लोगे स्टडी। लेकिन हम जिसको पढ़ाते हैं ना, वो समझ रहा है ना कितना खतरनाक प्राणी है, समझ रहा है। हाँ, आज आएगा उसको जोड़ सिखाएंगे, आज आएगा जोड़ सिखाएंगे, होमवर्क देंगे, अगला दिन कॉपी नहीं लाएगा, ठीक है, सर कॉपी नहीं है, फट गए तब भुला गए, और अगला दिन बच्चों गायब हो जाएगा। ठीक है, उसको तुम जोड़ के बाद घटाओ सिखाएगा जिंदगी में, फिर अगला दिन तुम फिर उसको जोड़े सिखाएगा, यही सिलसिला चलता है साल भर, फिर वो पहला से दूसरा में चल जाता है, समझ गया। तो हम लोग छोटा मोटा योद्धा नहीं है बाबू, बहुत खतरनाक बैरियर है। ठीक है। सबको पढ़ाते हैं, किसको जो समझ लो, इसलिए सरकारी टीचर पर उंगली उठाना बड़ी आसान होता है। मगर वही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन समाज में हमारा स्टेटस जो है सरकारी मास्टर खराब होता है। गजब आदमी हो यार, यहाँ के लेकिन खराब है वो, खराब है। देखो पहला क्लास कर रही तभी बोली खराब नहीं है, सही बोली ना। हाँ, तो क्या करिएगा, चलिए ये सब चलते रहेगा। देखिए, तो पहले हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या देखेंगे बाबू, मोनो हाइब्रिड। ध्यान से देखो, तो यहां पर हम क्या लेंगे, सिंगल पेरेंटल कैरेक्टर लेंगे। पेरेंटल कैरेक्टर क्या लेंगे, मान लो टी और टी ले लिए, और इसको किससे करा दिए, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर हमने हाइट का लिया, किसका लिया है, लिख दें क्या, देखिए, तो ई कहां से लिखा जाता है, अब देखिए, तो एक कैरेक्टर लिए हैं, अब आपको क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कैसे कराना है बाबू, देखो जब कोई ओभम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक शक्तिवान ऊर्जावान पहलवान स्पर्म भी होता है ना, कैसा होता है, शक्तिवान ऊर्जावान पहलवान। तो ये दोनों ही सेल है, पता आपको कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, ओवम फीमेल के अंदर, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, स्पर्म, है ना, शक्तिमान। और सबसे लंबा पूछेगा तो नर्व सेल, है ना, न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे अप टू 1 मीटर तक के होते हैं, तो वो सबसे लंबा सेल होता है, याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट एक सेल, सबसे बड़ा
ये सबसे छोटा स्पर्म और सबसे लंबा नर्व सेल है ना। दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का जो नोन सेल है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है ना, बड़का होके रहता है। लगता है एक में कई आदमी के पेट भर जाएगा आमलेट उमलेट बना लिया तो देखिए, तो देखिए इन सब के पास क्या है बाबू, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बारे में पहले से ही जानते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए थे। देखो बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या अंतर है। तो देखो हेरिडिटी बाबू क्या है, कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा वो ट्रांसफर होगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना क्या रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट्स पढ़े है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस आपको मिला, मान लो पैर में कांटा चुभ गया, आप जा रहे थे ऐसे से टिंग डाउन टिंग डाउन टिंग डाउन, पैर में अचानक कांटा चुभा, वैसे ही पैर आपको उठ जाता, वो आपको कोई कहा नहीं था। आप ऐसे जा रहे हैं, गर्म तवा पर हाथ लगा, तुरंत ऐसे हट गया, वो आपको कोई हटाए नहीं, वॉलंटरी एक्शन नहीं है, इनवॉलंटरी अपने आप हटा था। तो सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जो एक्शन हुआ वो क्या है, एक्शन। मगर इस एक्शन में आप देखेंगे कि यहां जब हाथ सटा तो यहां से पहले ले गया सेंसरी नर्व, सेंस ऑर्गन से जो मैसेजेस ले जाते हैं, हमारे पास दो तरह के नर्व है ना, एक है जो सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन पता है ना आपको कई गो है, पांच गो, आई ईयर नोज टंग और स्किन, सबके पास रिसेप्टर्स होते हैं, बताए थे ना। आई के पास फोटो रिसेप्टर्स है ना, और ईयर के पास फोनो रिसेप्टर्स, टंग के पास गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, और नोज के पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और हमारे स्किन में दो रिसेप्टर्स होते हैं, थिग्मो और थर्मो। थर्मो मतलब टेम्परेचर समझ रहे, थर्मामीटर, और थिग्मो मतलब टच। एक चीटी भी चलता है तो हम लोग को पता चल जाता है। तो हमारे पास क्या होते हैं कि दो तरह के न्यूरॉन्स भी होते हैं। एक होता है जो सेंस ऑर्गन से जुड़ा होता है और वो मैसेज को हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन तक भेजेगा। स्पाइनल कोड समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं। देखिए ये जो हमारा हेड होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो हमारा जो बैकबोन है बाबू एक सिंगल हड्डी नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हड्डी हैं, पता है ना आपको। हमारा कोई सिंगल कॉलम नहीं है, ये बहुत सारे हड्डी हैं, एक सिंगल को बोलते हैं क्या, वर्टिब्री। क्या बोलते हैं, वर्टिब्री, और ऐसे ऐसे 33 गो है, कै गो है, तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल, जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं बैकबोन, क्या बोलते हैं। तो इसी हड्डी के बीच में छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स हैं, क्या है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स हैं, है ना। आप देखे होंगे कई बार घर में मम्मी पापा या दादा दादी बोलते हैं उनका अथी घिस गया, डिस्क घिस गया है ना। और इसी वजह से नर्व में उनका घिस रहा है तो उनको दर्द होता है, कभी पैर में दर्द रहेगा, कभी कमर में, कभी सर्वाइकल पेन रहेगा इधर। होता क्या है, गलत पोस्चर में बैठने से या कैल्शियम की कमी होने से यहाँ पर भी कार्टिलेज होता है, हर ज्वाइंट पर कार्टिलेज होता है, हमारे हर ज्वाइंट, यहाँ भी करेगा पुट पुट पुट, यहाँ भी क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज ही सॉफ्ट वाला हड्डी है ना। तो कार्टिलेज हर ज्वाइंट पर होते हैं, जब वो कार्टिलेज घिस जाते हैं तब क्या होगा, ये सारा डिस्क एक दूसरे पर आ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो कोई ब्रेन का सारा तार इधर से ऐसे लटक रहा है इसी छेद से नीचे की तरफ। ये जो नर्व फाइबर का ही ये बंच है और कुछ नहीं है। और इसी नर्व फाइबर के बंच को, वाह, टेक्नोलॉजी है अच्छा। हाँ देखो, तो अब इसको ऐसे मोड़ के लिखे पड़ेगा देखो, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है अपने पास, हमको अभी पता चला इसका क्या काम है ठीक है। हाँ ऐसे तो अंडू अंडू आता है मोइलवा में, इसमें भी दे इसी सही के ही वाला बोर्ड लेके अच्छा वो धीरे धीरे यूज हो जाएगा अभी देखो। तो हाँ क्या कह रहे थे, हाँ ये जो नर्व फाइबर लटक रहा है इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं बाबू, स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं। अब बहुत बच्चा ये हड्डिए को स्पाइनल कॉर्ड समझ लेता है, अरे भाई वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो वर्टिब्रल कॉलम है, सिंगल को वर्टिब्री बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तार है। अब क्या होता है, आपके हाथ पैर सब जगह से नर्व इसमें जुड़े हुए हैं। तो सेंस ऑर्गन से जब कोई मैसेज जाएगा तो ले जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, कौन ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये सेंस ऑर्गन से ले जाएगा स्पाइनल कोड के पास और ब्रेन के पास, किसके पास, स्पाइनल कोड और, तो ब्रेन के पास से फिर जब उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जैसे मान लो कि तुमको नजर आए हम रोड पर, ठीक, तो तुम देखेगा तो तुम्हारा ब्रेन हमारा इमेज बनाएगा, अरे ये आदमी को लगता है कहीं देखे हैं। तो खटाक से क्या हो जाएगा, आपके आईज के अंदर का फोटो रिसेप्टर्स मेरा फोटो क्लिक करेगा और आपके ब्रेन को भेजेगा, कौन से न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से। तो सेंसरी न्यूरॉन से लेकर के ब्रेन के अंदर जाएगा, फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, प्री मेमोरी के बेस पर एनालाइज करेगा कि ये आदमी कौन है। तो आपको पता चलेगा ये नागेंद्र सर हैं। अब उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, हाँ या तो ढेला मारो या तो गुड मॉर्निंग देखो करा गिट्टी उठाएगा तो ठीक है ना बोले।
कि अब रिस्पॉन्स करने का बारी आएगा। ब्रेन जो है एनालाइज करता है, पहले प्रोसेसिंग होता है अंदर जाके, फिर वो अपना आउटपुट देगा कि नहीं देगा। अब आपको देख रहा है सांप है, कोई लड़का देखेगा सांप, अगर सांप, अरे डंटा उंटा लाठी उठी ईटा उटा देख, और लड़की देखी अगे मुझे सांप, तुरंत भाग जाएगी। तो एज मतलब रिस्पॉन्स भी सबका अलग अलग होता है, नहीं मरेगी लाठी से, रिस्पॉन्स भी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वहां से जो वापस लेके आएगा वो आएगा मोटर न्यूरॉन्स। ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से जो रिस्पॉन्स के लिए आएगा वो कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स जिस टारगेट ऑर्गन पर जाएगा, सुनो, जहां से सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गया था मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मोटर न्यूरॉन्स उसी को एक्शन करने के लिए कहे। आप आंख से सांप देखे थे, लेकिन वो लाठी उठा के हाथ को सिग्नल देगा कि उसको मारो। जरूरी नहीं कि जहां से देखे वहीं पर रिस्पॉन्स करेगा, कि आंख से देखा तो आंख से बंद कर लो, है ना, वैसा नहीं है। ब्रेन सोच समझ के जिस जहां पर भेजेगा उसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जहां पर एक्शन होने के लिए भेजेगा वो कहलाएगा इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कोई मसल्स हो सकते हैं या फिर कोई ग्लैंड्स हो सकते हैं, कोई मसल्स या, तो आप ये जो पूरा देखें, जो एक्शन हुआ वो रिफ्लेक्स एक्शन था, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स ले गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड को दिया या ब्रेन को दिया, फिर वो एनालाइज करके फिर मोटर न्यूरॉन्स को दिया, फिर वो इफेक्टर हमारे मसल्स या ग्लैंड के पास गए। ये जो रास्ता था ये कहलाएगा रिफ्लेक्स आर्च। ये आता है एग्जाम में बनाने के लिए, रे डायग्राम आपके बना हुआ है एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा। तो उसी तरह से क्या होता है, जो रास्ता है, जो प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस है। क्या है, अरे सुनो, समझ गया, हेरेडिटी तो वो करेक्टर है जो ट्रांसफर हो रहा है, और जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कोई दिक्कत है, तो इनहेरिटेड कैरेक्टर भी कह देंगे, हेरेडिटरी कैरेक्टर भी कह देंगे, बतिया इज सेम, समझ रहा ना। हाँ, इनहेरिटेंस बस प्रोसेस है, ठीक है, हेरेडिटी वो कैरेक्टर है जो ट्रांसफर हो रहा है उस प्रोसेस के द्वारा। तो चलिए, तो नहीं वो कहला कर रहा है, ये वाला गोलका और बड़ा होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल उतना सीखेंगे तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। चलो, अब देखो, हाँ, तो अब यहाँ पर कैरेक्टर आपको ट्रांसफर करना है कैसे। तो देखो बाबू, स्पर्म, आपको पता है ना कि जो गैमेट्स होते हैं एन होते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़े ना, कि गैमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या है, ओवम है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एन होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोजोम है तो स्पर्म के पास कितना होगा, 23 क्रोमोजोम होगा, और ओवम के पास भी कितना होगा, 23। यार अभी तो बताया कि ह्यूमन बींग के पास, सबके पास 46 ही होता है। तो सिर्फ हमारे स्पर्म एंड ओवम जो गैमेट्स हैं उनके पास केवल क्या होगा, 23 होगा। बाकी हमारे बॉडी के सारे सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं, सोमैटिक सेल के पास 46। हमारे बॉडी से कहीं से भी कोई सेल निकालो सबके पास 46 मिलेगा, ठीक है। किसी का भी बॉडी का जो गैमेट होगा वो एन होगा। एन क्यों होगा, ये क्वेश्चन भी आया था, है ना, लगता है 2019 में ही क्वेश्चन किया है, आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में। आ? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन पूछा था कि रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन गैमेट व्हाइट, है ना, या ये जर्म सेल्स, आपके जो गैमेट्स हैं जर्म सेल्स उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्यों। तो बाबू रिडक्शनल डिवीजन होना जरूरी है, नहीं नहीं तो सोचो सुपरमैन साक्षात शक्तिमान पैदा हो जाएगा। नहीं, फादर से मान लो कितना आया, फादर से कितना आएगा, फादर से आएगा 43, और उसके जगह मान लो कि अगर पूरा क्रोमोजोम आ गया तो 46 कितना आ जाएगा, 46, और मदर से कितना आ जाएगा 46, फादर से भी 46 और मदर से भी 46। तो बच्चा तो 46 92 शक्तिमान पैदा हो जाएगा, नहीं, साक्षात शक्तिमान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन गैमेट्स व्हाई, है ना, या गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्यों। तो रिडक्शनल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन टू मेंटेन द जेनेटिक, है ना, मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ईच एंड एवरी जनरेशन। सोचो अगर ये नहीं होता तो पिता से कितना आता 46, माता से कितना आता 46, तो बताओ 46 40 बच्चा क्या होता, शक्तिमान। और व्हाट अबाउट पोता पोती, वो तो सुपर शक्तिमान। समझ रहा है, पोता पोती क्या होता है, वो और भी खतरनाक, मतलब भाई 46 46 92 तो शक्तिमान तो बेटा ही पैदा हो गया। अब पोता पोती, अब वो तो परपोता परपोती, खरपोता खरपोती, यानी कि हर एक जनरेशन जो आता है उससे डबल क्रोमोजोम के साथ आता, अगला को टंगड़ी पकड़ के पटक देता, समझ रहा है। हर एक जनरेशन में क्या होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी डबल, नहीं हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये बड़ा दिक्कत था, भगवान को पता था, इसलिए क्या किया, नीचे वाले फैक्ट्री में हड़ताल कर दिया, बोले भाई वहां रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि रिडक्शनल डिवीजन जब हो गया तो गैमेट्स क्या हो गया, स्पर्म भी हो गया 23, और ओवम क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो इसी तरह से यहाँ बताओ कि अगर हमने दो करेक्टर लिया है तो कभी भी एक ही करेक्टर जाएगा ना नीचे। तो यहाँ से मान लो कि ये वाला जो टी है तो एक टी यहाँ पर मान लो,
अच्छा ठीक है। ये यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक टी आया इधर से, तो जाहिर सी बात है एक टी किधर से आएगा, इधर से। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्रॉस कराना कैसे, सिंपल सा है, आपको ध्यान दीजिए। ये वाला जो टी है ये इधर से आएगा, तो इधर से ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है। तो चलो फिर से हम लिखें कैपिटल टी, अभी पहला टी की बात कर रहे हैं। इधर से एक बार पहला वाला टी आया, इधर से दूसरा वाला टी आएगा, तो फिर से कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा और बात कर लें कि अब दूसरा टी की बात करते हैं इसका, अरे भाई ये सेकंड नंबर का टी को बात कर लें, अगर अगर सेकंड नंबर वाला टी की बात कर लें, तो यहां से भी बताओ कैपिटल टी, तो यहां से बताओ स्मॉल, अब फिर से ये वाला कैपिटल टी, तो यहां से फिर स्मॉल। अब तुम बताओ ये जो आया इसको हम कह दिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। इसको क्या कह दिए, F1 जनरेशन। ठीक है, हम नहीं कहे, मेंडल कहा था, है ना, हम उसी को खाली रिकॉल करवा के आपको बता रहे हैं। तो इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन कह दिया। अब तुम सोचो कि अगर तुम इसको देखोगे ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, तो बताओ बच्चा कैसा दिखेगा, लंबा कि नाटा, लंबा कि नाटा, क्योंकि सबके पास क्या है, डोमिनेंट जीन, सबके पास क्या है। तो यहाँ पर बताओ जो प्लांट्स मिल गए वो क्या मिल गए, ऑल टॉल, ऑल। अब यहाँ पर देखो मेंडल को बड़ा खुजली हुआ, साइंटिस्ट होते ही ऐसे, ऐसे हुआ तो काहे हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसे ही काहे हुआ, ऐसे काहे नहीं हो रहा है, हो जाए तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत। अब मेंडल को लगा यार कि 50% जब इसका डाले थे तो इसका भी डाले थे, तो भाई ई कहाँ गायब हो गया, है ना। मेंडल को बड़ा डाउट हुआ कि भाई इसका कैरेक्टर कहाँ गया, सब लंबा दिख रहा है, तो मेंडल को टेंशन। मेंडल कहा कि कुछ तो गड़बड़ी है। बोला कि ठीक है बेटा, अब हम जो F1 आया ना उसको आपस में क्रॉस कराएंगे। समझ रहा है, मतलब जो पैदा हुआ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो मेंडल क्या किया, उसको कोई आउटपुट नहीं मिला, यहाँ पर क्या हुआ, सब ऑल टॉल दिख गया, तो मेंडल को हो गया यहाँ टेंशन कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है। तो क्या क्या बोला कि रुक जाओ, अब हम F1 को F1 से क्रॉस करा के देखते हैं, अब की बार क्या होता है। तो फिर करवाया क्रॉस, चलो करवाते हैं, F1 ही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो इसको फिर से करवाया F1 इंटू F1। अब तुम सोचो कि अगर इधर से क्या आया, कैपिटल टी, तो यहां से ये वाला आएगा मान लो कैपिटल टी, फिर इधर से कैपिटल टी, तो यहां से बताओ छोटका भी तो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, छोटा वाला का। तो इधर से है कैपिटल, कैपिटल को पहले लिख देते हैं कैपिटल टी, इधर आ गया स्मॉल टी, इधर से फिर छोटका, इधरों से आ गया छोटका छोटका, तब बताओ एगो तो गड़बड़ा गया ना यहाँ पर मामला। तो अगला जनरेशन जब देखा तो एगो छोटका नजर आ गया, मेंडल बड़ी खुश हो गया, अरे भाई कहीं तो गड़बड़ी था, है ना कहीं। और इसके बाद मेंडल को ये कंक्लूजन निकालने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगा कि मामला क्या हुआ था। फिर मेंडल यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दे डाला, वो बताया यार गड़बड़ी देखो कहाँ था। बोला कि जो F1 था, है ना, वो भले ही लंबा दिख रहा था, ठीक है, मगर उसके पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेसेसिव वाला भी था, है ना, वो खराब रेसेसिव कैरेक्टर का कैरियर था। मतलब रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं हुआ, मगर वो ढो रहा था, बीमारी को ढो रहा था। मतलब अगर कोई लंबा आदमी है तो लंबा आदमी है, ठीक है, वो नाटा खुद नहीं है, मगर नाटा वाला जीन उसके पास है, वो उसको ढो रहा है, उसको क्या कर रहा है, ढो रहा है, रेसेसिव कैरेक्टर को ढो रहा है। तो मेंडल ये एक्सपेरिमेंट से ये निकाल लिया कि आखिर रेसेसिव कैरेक्टर को ढोया तो वो एक्सप्रेस क्यों नहीं हुआ। तो पता चला कि उसके पास डोमिनेंट जीन था, कौन सा जीन था। और तब यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंट दे डाला कि भाई अगर डोमिनेंट जीन होगा तो केवल अपना एक्सप्रेशन वही दिखाएगा। तो F1 हमेशा से क्या होगा, सब के सब टॉल ही होगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक तो डोमिनेंट हमेशा आ जाएगा F1 में, लेकिन F2 जब होगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिक्कत, क्या आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट, तो अब मेंडल को समझ में आ गया, तो यहाँ पर रेशियो कितने का आ गया, 3:1। क्या, तो बताओ इन तीनों को अगर देखोगे तो क्या है, टॉल, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ड्वार्फ। बताओ ये रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, ये कब आया, जब मेंडल क्या किया, F1 इंटू F1, किसी को दिक्कत हुई है क्या, नहीं ना। अब क्या किया मेंडल, क्या किया, इसको देखने के बाद आपको दो रेशियो दे डाला, है ना। एक दे डाला आपको फिनोटाइप, फिनो फिनोटाइपिक रेशियो, और एक दे डाला आपका जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक मतलब कि जो बाहर से देख के आपको पता चल रहा है, कहां से, बाहर से। जैसे कोई बोलेगा कि आप हम नागेंद्र सर कैसे दिख रहे हैं, तो भाई देखो ऐसे ठीक ठाक हैं, ब्लैक डायमंड है, थोड़ा बहुत पेट उट निकल गया है ना। आप दूर से, लेकिन हमारे पास 4 गो किडनी आपको दिखाई दे रहा है, 4 गो किडनी दिख रहा है। तो 4 गो किडनी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अंदर का मामला है ना। पेट फाड़िएगा तब वो 4 किडनी दिखेगा, ठीक है, सुनो 5 गो हार्ट भी है। तो अंदर की बात है, जो अंदर है,
तो वो इसी तरह से आप देखो, जब दूर से देखोगे तो सारा प्लांट आपको कैसा नजर आएगा, ये तीनों कैसा नजर आएगा। तो फिनोटाइप माने फिजिकली आप दूर से देख रहे हैं, तो दूर से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का रेशियो आ रहा है, 3:1 का। अरे भाई देखो, रोड पर इतने सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, सबको पता नहीं है ना कि हम कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन जब नजदीक आके कोई बैठा हमारा क्लास अटेंड किया, तब उसको पता चला कि अरे भाई खोल के पढ़ाता है है ना, बदनाम सब कर दिया है। सुनो, उस लड़के ने बदनाम कर दिया था। तो वही चीज है कि जब आप नजदीक से देखेंगे, तो नजदीक से कैसे देखेंगे, तो नजदीक से देखने के लिए ट्रेड देखेंगे, क्या देखेंगे, हर एक ट्रेड को देखेंगे। सुनो, अरे सुनो, हो गया। नजदीक से देखने का मतलब है कि हर एक ट्रेड पर फोकस करेंगे। तो ट्रेड फोकस करो तो टॉल टॉल टी टी कैगो है, एगो है। बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी कैगो है, दो गो। बताओ यहां से यहां तक कैगो है, दो गो है, तो ये है दो, और स्मॉल स्मॉल कैगो है, 1। तो जीनोटाइपिक का मतलब हुआ कि आप ट्रेड को देखेंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स को देखेंगे। और दूर से देखोगे तो बताओ इसमें तो ये जो हाइब्रिड है ये भी तो टॉल ही दिखेगा ना। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर समझ में आया। यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। वो क्या कर देगा, उसमें लिख देगा ऐसे ही कि एक ब्राउन आंखों वाली महिला की शादी, है ना, एक ब्लैक आंखों वाले पुरुष के साथ हो गई है। अब वहां पर डोमिनेट रेसिस तुमको दे देगा। अब उसके बाद पूछेगा, या कोई प्लांट का ही पूछ देगा कि एक व्हाइट फ्लावर वाला जो है उसको क्रॉस किससे करा दे गया। अब ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा व्हाइट फ्लावर होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना, का क्रॉस कराया गया वायलेट फ्लावर होमोजाइगस रेसेसिव से। अब बच्चा सब होमोजाइगस में ही लपटा गया, ठीक है। तो उसको समझ जाना, कुछ होने वो टी टी वाला बात टीटिया रहा है खाली, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना वहां पर। तो वो आपको थ्योरी बनाएगा, बड़का को कहानी कैसा बनाएगा, 4 लाइन 5 लाइन का कहानी बनाएगा, और कहेगा कि आप फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो को प्रूफ करो, है ना, या पलट देगा क्वेश्चन को, कहेगा कि मेंडल का फिनोटाइप रेशियो क्या था, है ना, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, क्रॉस करके समझाओ। तो भाई कर देंगे क्रॉस, 2 4 लाइन लिख देंगे उस पर, कोई दिक्कत है। मतलब वो प्रश्न यही पूछेगा आपसे, उलटेगा पुलटेगा घोलटनिया मारेगा, लेकिन पूछेगा यही चीज, क्या समझे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, ये सब देखो, हम बार बार कहते हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर का तैयारी नहीं किया है, कोई भी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं बनाए, तो आपकी तैयारी अधूरी है। हम बार बार कहते हैं इस बात को, कि कोई भी एग्जाम हो, छोटा छोटा चाहे बड़ा से बड़ा, नीट हो चाहे आईटी हो चाहे नॉर्मल बोर्ड एग्जाम हो, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने से हमें पता चलता है कि बोर्ड का औकात क्या है ना, वो किस लेवल तक हमसे क्वेश्चन पूछता है। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ें, जब आज जाकर के खंगालेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन झलकेगा नजर से, कि अरे हाँ सर कह रहे थे, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो वहां पर क्या है, उसको ध्यान से देखना है और उसको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत कभी एग्जाम में होता नहीं, बड़ी आसान सा एकदम लल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कुछ नहीं होता है। अब देखिए, तो बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, फिनोटाइप जीनोटाइप प्रश्न पूछेगा आपसे, है ना, कई बार क्या कहेगा, मेंडल का फिनोटाइप जीनोटाइप को प्रूव करने के लिए, है ना, कई बार क्या कह देगा, क्वेश्चन दे देगा कि ब्लैक आंखों वाली महिला का शादी ब्राउन आंखों वाले पुरुष से हो गया, ऐसा हो गया, लंद हो गया, फंद हो गया, ऐसे करके पूछ देगा, ठीक है। तो सब संभाल लेना, ठीक है। अरे संभाल लोगे ना, चलने डाई हाइब्रिड पर, ठीक। ये कहाँ से आ गया भाई, चलो अबड़ी, अबड़ी कौन वाला, कलरफुल वाला लेते हैं। ओ इस समय से यहीं से चुन लेते हैं, तो चलो इसको, इसको चुन लेते हैं। चलो हटेगा, आप कहाँ से, अच्छा, कहाँ, कौन वाला है, ये वाला। और इसके नीचे कैसे टिपेंगे। चलो हो गया, चलो ठीक, अब ठीक है। अब क्लीन देखो, क्लीन क्लीन। अब देखिए, अब हम डाई हैबिट की बात कर लें थोड़ा। तो बताओ डाई हैबिट में कितना, बताओ डाई हैबिट में कितना, बताओ। अरे डाई हैबिट में कितना, 2। तो वही कैरेक्टर हम देते हैं जो आपका इंसर्ट में दिया हुआ है। पहला कैरेक्टर था आपका सीड का कलर, सीड का शेप, सीड का शेप, और दूसरा क्या था, सीड का कलर। अब देखो, अब कलर में ग्रीन और येलो करेंगे तो 2 कलर नहीं, कलर एक कैरेक्टर हुआ।
शेप एक कैरेक्टर हुआ, यहाँ दो कलर कैरेक्टर लिए, तो सीट का शेप में क्या क्या बताओ। एक तो हो जाएगा राउंड, जिसके लिए हम कैपिटल आर लिखेंगे, और दूसरा क्या था, रिंकल, तो रिंकल के लिए हम स्मॉल आर लिखेंगे। कलर में क्या हो गया, एक हो गया येलो, तो येलो को हम डोमिनेटर मान लेंगे, और एक हो जाएगा ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हम छोटका वाई लिख देंगे। तो दो कलर हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टर। तो अब हम दो कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताओ, पहला में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, पक्का, क्योंकि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिक्कत होगा, अच्छा पढ़े हुए करते हैं, देखो। तो यहाँ पर क्या है कि दो को कलर ले लेते हैं, अथी ले लेते हैं, कैरेक्टर ले लेते हैं, तो चलो कैपिटल आर बताओ, और कैपिटल वाई बताओ, दो कैरेक्टर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा। दोनों पेरेंट हमेशा क्या बोलते थे कि हाइब्रिड नहीं लेना है, प्योर लेना है। तो इसमें दो कैरेक्टर लिया, तो बताओ इसका रेसिसिव भी तो लोगे ना इधर, तो बताओ इसका छोटका आर और स्मॉल वाई, ये लेंगे कि नहीं लेंगे। अब तुम एक बात को ध्यान से सुनो, जो कह रहे हैं यहीं पर ध्यान से सुनना है, सुनो यहीं पर ध्यान सुनना है। हम आपको क्या बताए थे, जब हमको टी टी बता रहे थे आपको, तो हम आपको क्या बताए थे कि ई वाला टी इसके साथ, फिर यही वाला टी इसके साथ भी बताए थे ना। तो बताओ यहाँ पर भी ई वाला आर बताओ इसके साथ, फिर यही वाला आर इसके साथ, फिर यही वाला आर इसके साथ, फिर यही वाला आर, मतलब एक और चार के साथ, तो चार को तो 4 इंटू 4 यानी कि कै हो गया, 16 बन जाएगा, ट्रेड कै बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा भाई। सब ई बताओ, ई दोनों के साथ किया था, तो ई बताओ ई चारों के साथ नहीं करेगा क्या। अब बताओ ई भी चारों के साथ, फिर ई भी चारों के साथ, फिर ये भी चारों के साथ, तो 16 ट्रेड बनेगा, पगला जाएगा आदमी। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा ध्यान रखना है, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि थोड़ी देर के लिए आप एक कैरेक्टर भूल जाओ, वाई को भूल जाओ। मान के चलो कैपिटल टी स्मॉल टी था ना, वैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बताओ एक कैपिटल टी आता था, तो एक कैपिटल आर भी आना चाहिए ना। अब ये वाई को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से बताओ, एक स्मॉल आर आता था, स्मॉल टी आता था, तो एक वो स्मॉल आर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। F1 याद करो, वो बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद करो, कुछ ऐसा होता था। अब तुम आर को भूल जाओ, फिर से तुम अब वही कैपिटल टी वाई को मान लो। तो चलो, अब यहाँ से एगो कैपिटल टी आता था, तो कैपिटल वाई आएगा ना। इधर से बताओ एगो छोटा वाला वाई आएगा, तो कुल मिलाकर के F1 तो हमारा यही आना है, नहीं भाई F1 में ही तो आता था ना, दोनों का एक वो आता था, इस 16 को बनाने से क्या फायदा है, F1 यही आता है, कंफर्म है, हम जानते हैं कि F1 हमेशा यही आएगा, हाइब्रिड आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिख दे सकते हैं F1। अब बताओ ये कैसा हो जाएगा बाबू, जरा इसको देख के बताओ। राउंड बताओ, हम क्या बताए थे, कैपिटल है वही अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, तो कैपिटल आर क्या दिखाएगा, राउंड। और बताओ ये कैपिटल वाई क्या दिखाएगा, येलो, माना ये हाइब्रिड है मगर दिखाएगा कैसा, येलो दिखाएगा नहीं। तो ये कैसा आ गया बताओ, ये आ गया राउंड एंड येलो। ये वाला आया कि नहीं आया F1 में, अरे आया ना। अब हुआ कि ठीक है सर, F1 तो आ गया, अब F2 के लिए क्या करता था, F1 इंटू F1, याद है ना। F2 के लिए क्या करते थे, F1 इंटू F1, तो हमारा F1 ये है, तो बताओ F1 ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो F1 इंटू F1 फिर से यही करेंगे ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताओ ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। F1 इंटू, यही तो F1 है, तो F1 इंटू F1 करेंगे ना, कोई दिक्कत। हाँ बस यहाँ पर एगो खाली पन्नेट स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो पन्नेट बोलो, पुन्नेट बोलो, एक साइंटिस्ट था जो एक 16 खाने का पुन्नेट स्क्वायर दिया था, अब उसी को आपको भरना है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम में हो सकता है करेक्टर चेंज कर दे, या डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट क्रॉस प्रूफ करने के लिए कहे, तो आप इसी करेक्टर को कर दो। या हो सकता है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सीट का कलर, सीट का शेप लिए हैं, वहां पर कोई दूसरा करेक्टर दे दे, तो उससे घबराना, या तो आपकी किताब में दिया हुआ है तो उसका सिंबल यूज करो, या तो तुम अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम मान लो, है ना, कि आई एम कंसिडरिंग क्या, डब कैपिटल W फॉर डोमिनेंट कलर व्हाइट एंड स्मॉल W फॉर रेसेसिव कलर वायलेट, ऐसा है लिख देना पहले अगर नहीं समझ में आया तो। हालांकि ज्यादातर वही पूछता है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, तो वही वाला आपका इस सिंबल वाला पूछेगा। कोई दिक्कत है, दो चार बार देख लेना कौन कौन सा कलर आपकी किताब में जिक्र है। अब यहाँ पर क्या करेगा वो, पुनेट स्क्वायर यहाँ पर 16 खाना का था, कितना, तो 1 2 3, ये हटेगा कि नहीं हटेगा, अच्छा हो जाएगा काम। और यहाँ से देखो 1 2 3, तो इसको
ये कहाँ से? ओ अच्छा, दिख गया दिख गया। हटो यार, इतना में बना ही लेंगे। हैं? पीला पीला हो जाएगा तब। देखो। देखो देखो, हाथ पीला हो जाएगा बाबू। मुसीबत ही आता है तू लोग। हाँ देखो, तो इसको देखो, पुनेट का स्क्वायर है बाबू। आप ध्यान दो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? दो डाई हाइब्रिड क्रॉस ले रहे थे, दो हमने लिया, दोनों में से एक का को निकालेंगे तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये सॉरी F1 निकल जाएगा। F1 इंटू F1। अब यहाँ पर क्या करना है सुनो, अगर फिर यहाँ पर वैसे क्रॉस कराया तो फिर चार चार को करेगा, नहीं करेगा? ये वाला कैपिटल आर चारों के साथ करेगा, फिर छोटका आर चारों के साथ करेगा, फिर ये कैपिटल वाई चारों के साथ करेगा, करेगा ना? ये कहाँ से हटेगा? हाँ। देखो, दोनों सुनो, ध्यान से सुनो। तो थोड़े दिन के बाद हम भी स्मार्ट हो जाएंगे। अभी चला, अभी हम लिखते हैं चौक से, मेरा देखा क्लास, चौक ग्रीन बोर्ड पर रगड़ते रहते हैं यूं 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 यूं। हमारा में कोई अंडू नहीं है, ऐसे उठाओ ऐसे ऐसे कर दो। और रोज जेली आ जाती है, पापा हम भी पढ़ाएंगे। वो रोज आ जाती है ग्राउंड। तो देखो, यू नो जेली? नहीं पता है, जेली जैम सब है। पता चलेगा बाद में। देखो, हाँ ये उस समय नहीं थी। तो यहाँ पर क्या करना है सुनो, इसको चारों से करने के बजाय क्या है, आप इसको अभी भूल जाओ, क्रॉस के इधर इधर वाला को क्या करो, भूल जाओ। तुम इस आर को दोनों वाई के साथ कराओ, सुनो, इस इस आर को इस वाई के साथ, फिर इस आर को इस वाई के साथ, दोनों के साथ करवाना है। समझ में आ रहा है? फिर ये वाला जो छोटका आर है, इसको भी इस वाई के साथ, फिर इसको भी इस वाई के साथ। इसको इधर से कोई लेना देना नहीं है, सुनो ध्यान से। इन दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से आपस में क्रॉस कराना है। मान के चलो इधर छोटका टीटी है, इधर बड़का टीटी है, तो जैसे करवाते थे वैसे ही करवाना है। तो चलो, ये भी कंफ्यूज आ गया। चलो देखो, समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? इसको इधर नहीं करना है, इस कैपिटल आर को कैपिटल वाई से भी, और इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई से भी। फिर ये छोटका जो स्मॉल आर है, इसको कैपिटल वाई से भी, और छोटका को स्मॉल वाई से भी, दोनों से करना है। तो चलिए आप करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कैपिटल आर किसके साथ, कैपिटल वाई, तो इसको इधर लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। फिर यही वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाला आर इससे दोनों से करेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आएगा नहीं? छोटा वाला आर छोटा वाला। अब इसको भी अगर वैसे ही करेंगे तो सेम चीज आएगा, उसको हम इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे। तो बताओ, ये कैपिटल कैपिटल वाई के साथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बताओ, कैपिटल आर ये क्या था, स्मॉल वाई, ठीक। ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। बताओ, यार समझ में आया? सुनो, गलती से भी इधर इधर क्रॉस नहीं कराना, कंफ्यूजन में आ जाओगे। हम क्या बोले, आपस में दोनों आर को दोनों वाई से करवा दो, इधर भी, इधर वाला को ऊपर लिख दो, पुनेट स्क्वायर के ऊपर 16 खाना का, और उसको वाला को इधर लिख दो। अब यहाँ पर क्या करना है, छोटकी बड़की खाली करना है, काम हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस बॉक्स को भरेंगे, तो ये वाला आर और ये वाला आर इसके साथ क्रॉस कराएंगे। इस बॉक्स को भरेंगे तो ये वाला आर के इसके ऊपर वाले आर से क्रॉस कराएंगे। ये वाला बॉक्स भरेंगे तो यहाँ पर यही आर रहेगा और यहाँ पर ऊपर वाला आर रहेगा, ठीक है। इस बॉक्स को करेंगे तो इसी से ये वाला आर, यहाँ से ये वाला आर, ठीक है, उतार देंगे जो जो रहेगा। तो बताओ, पहला में क्या, कैपिटल आर, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। अब बताओ, कैपिटल वाई
बताओ पहला कुछ ऐसा ही होगा। अब इसी के साथ ऊपर वाले से इसको करवाएंगे। बताओ कैपिटल आर, कैपिटल आर, अब कैपिटल वाई, कोई दिक्कत? तो अब बोलना बड़की बड़की, छोटकी छोटकी है। अरे एगो कैपिटल नहीं है। हाँ नहीं, बड़की छोटकी बोलो, कंफ्यूज आ रहा है। देखो इधर, बताओ बड़की छोटकी, बड़की छोटकी, और बड़की बड़की, बड़की बड़की, ठीक नहीं? यहाँ बताओ बड़की छोटकी, बड़की छोटकी, कोई दिक्कत? अब यहाँ बताओ बड़की बड़की और बड़की छोटकी, ठीक है? अब बताओ यहाँ पर बड़की बड़की छोटकी। अरे मजा नहीं, जब तक नहीं बोलेगा सीख सीख नहीं पाएगा। ठीक है, अब जल्दी बताओ, यहाँ बताओ बड़की 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 है ना जी। हाँ बड़की, वो हमें एकरा से मिला दी, इससे मिलाना ना। छोटकी, बड़की छोटकी, ये बताओ बड़की छोटकी, छोटकी छोटकी, कोई दिक्कत? अब बताओ बड़की छोटकी, बड़की बड़की, ये बताओ बड़की छोटकी, बड़की छोटकी। है मंझली कोई ना है? बड़की, गलत हो गया क्या वही बोला? ठीक है ना? यहाँ बताओ छोटकी छोटकी, बड़की छोटकी, है गलत है? हाँ ये बताओ बड़की छोटकी, ये बताओ बड़की, बड़की छोटकी है ना? आ, छोटकी छोटकी, छोटकी छोटकी, आई तो सब छोटकी छोटकी, ये चारों ही छोटकी छोटकी है। आ देखो, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सिंपल सा है भाई, देख लो, दो था, दोनों में से एक को भूल जाओ तो एक को आगे आ जाएगा। ये F1 आ गया, फिर F1 इंटू F1 किए। बस यहाँ ध्यान रखना है कि इसको इधर से नहीं करना है जैसे हम उसमें करते थे, है ना? इसको इन दोनों आर को y से करवाना है, इसमें दोनों आर को y से। इधर वाला को इधर लिख देना है पुनः स्क्वायर के ऊपर, इधर वाला को इधर लिख देना है। और उस पर भरने बड़की छोटकी करने आ गया ना। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, है ना? रेशियो सब नया बच्चा बोलेगा, पुराना बच्चा नहीं बोलेगा। देखो अब यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाबू बताओ राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो। अब बताओ रिंकल एंड ग्रीन। अब ये आपसे पूछ रहा है बाबू बताओ कितना कितना होगा। बताओ राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। इस बॉक्स को देखो और बताओ कि कै गो राउंड और येलो है। ए सुनो, ए हल्ला नहीं करो, इसको देख के बोलना है ना? कै गो राउंड एंड येलो है, कै गो राउंड एंड ग्रीन है। तो सबसे पहले देखो कैसे देखना है। देखो तुम ये बताओ बाबू, बताओ कि राउंड होने के लिए क्या क्या कंपोजिशन चाहिए। बताओ कैपिटल आर, कैपिटल आर, या फिर क्या हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर। येलो के लिए भी क्या चाहिए, कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दो कॉम्बिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चुनो। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, और बताओ ये देखो ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, कैपिटल येलो है ना, दो, क्या सही है? यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई तीन। ये बताओ एक को हाइब्रिड है लेकिन, है ना, डोमिनेंट, चार। यहाँ बताओ पांच, ये नहीं होगा, राउंड तो है लेकिन येलो नहीं है, दोनों रिसेसिव है। छ, क्या हुआ, छ, ये भी नहीं होगा, यहाँ दोनों ग्रीन है। सात, आठ, अभी कोई नहीं है। अब सीधे यहाँ देखो नौ, बताओ इधर कोई नहीं, यानी कि राउंड एंड येलो क्या है। अब राउंड एंड ग्रीन देखो,
पहला में तो सब राउंड एंड येलो ही था, पहला में तो होगा नहीं। ये देखो, ये 2 नंबर देखो, राउंड तो है मगर ग्रीन है ना, एक ये नहीं है बाबू, ये देखो येलो है ये राउंड है लेकिन ग्रीन। दो क्या हुआ? और कहाँ देखोगे, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। ये देखो ये राउंड एंड दोनों छोटका ग्रीन, तो ये क्या हुआ? 4 गो है। रुको ना, चौथा करने है, बताओ। चौथा पूछो ना उससे जी, है कहाँ ये वाला? ये राउंड कहाँ है, ये तो रिंकल। हाँ देखिए, तो यानी कि ये कितना आ गया? 3। अब रिंकल के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? दोनों छोटका आर होना चाहिए, नहीं रेसेसिव करेक्टर है ना, तो रिंकल के लिए क्या होगा? दोनों छोटा वाला। तो बताओ, इसमें तो कोई है नहीं, इसमें है क्या? नहीं है। एक देखो रिंकल, रिंकल एंड येलो यानी एक, दो, ये 3 3। ई तो एक के गो है ये है। ये ना एक के गो है जिसमें दोनों छोटका है। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ आपको कुछ विशेष नहीं करना है बाबू, यहाँ पर आपको सुनो, जनरली मोनो हाइब्रिड से पूछा जाता है, लेकिन अगर डाई हाइब्रिड भी पूछ दे तो आप कोई भी 2 कैरेक्टर लेके करवा देना, ठीक है? कैसे कंफ्यूजन रहेगा? हम्म, डाई हाइब्रिड, अरे देखो वो लॉ के अकॉर्डिंग पूछेगा आपसे, है ना, उसको इससे रिलेट करके नहीं पूछेगा कि क्या देखा है। क्वेश्चन भेजना व्हाट्सएप पर, ठीक है? क्वेश्चन देखेंगे तब समझ गएंगे कि तुमको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। क्वेश्चन मेरा नंबर है ना, भेज देना, आज भी भेज देना, तो कल डिस्कस कर देंगे। नंबर ना कैसे होगा, देखिए भेज देंगे। तो हाँ, तो ये तो बता ही दिए थे कि 3 गो लॉ दिए थे ना मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दो में से एक अलग होगा, दो में से एक, अरे दो एलिल्स पेयर में है ना, तो एक ही को ना कोई जाएगा, और अलग होकर इंडिपेंडेंटली अपना क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, और इंडिपेंडेंटली अपना शो करेगा कैरेक्टर, जैसा कॉम्बिनेशन बनेगा वैसा शो करेगा। और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो में से एक अलग होगा और कंबाइंड होकर के अपना एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली शो करेगा। वो आपके चाहने से कौन अलग होगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या? हम चाहेंगे कि डोमिनेंट ही जाए अगला जनरेशन में, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो दो में से एक अलग होगा और जाकर कंबाइंड होगा, और उसके बाद अपना इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो जनरली सब लॉ से नहीं पूछे जाते हैं, ये पूछता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, एक लगता है ये भी 2019 से या 20 में पूछा था, कोरोना काल में। हम्म, तो सीधे आपसे अच्छी पूछेगा, क्या बोलते हैं, 1 नंबर का आपसे उसका डेफिनेशन पूछता है, ठीक है? तो ये सब देख लेना अपना डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है? देखो, सेग्रीगेशन समझ गए, एगो तो अलग होगा ही होगा, कंफर्म है, एलिल्स पेयर में है, जीन इन पेयर, एक अलग होगा, है ना? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो में से एक अलग होगा, अपना कंबाइंड होकर अपना इंडिपेंडेंटली शो करेगा, जैसा डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, रेसेसिव होगा उसके अकॉर्डिंग। तो तीनों को लॉ था, इससे ज्यादा लॉ नहीं है। तो देखिए, बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बताएगा, सुनो बाबू, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर दो गो छोटा छोटा टॉपिक बचा है, उसको भी डील कर दें, सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्लड ग्रुप, ठीक है? नहीं है लेकिन उससे प्रश्न आ जाता है तो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, तो 10 से 15 मिनट और दीजिए, आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो देखो, अब देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन सिंपल सा है भाई, बहुत बड़ा नहीं, इसमें 2-3 चीजें खाली आपको याद रखना है, बहुत छोटा सा है, 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि पेट के अंदर जो बेबी है, ठीक है, या अंडे के अंदर, या अंडे के अंदर वो मेल होगा या फीमेल, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे डिसाइड होता है, वही है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर जो होता है वो होता है जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो डिसाइड्स
सेक्स ऑफ द बेबी। उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिसाइड कर देते हैं बेबी के सेक्स को, कि वो मेल होगा या फीमेल। मगर हम क्या बताएं, कुछ के अंदर ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, है ना, क्या होगा, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक जीन। लेकिन कुछ के अंदर ऐसा होता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कैसे होगा बाबू, दो तरह से, है ना। मोस्ट ऑफ द के अंदर हम क्या बोले, मोस्ट ऑफ द में क्या होगा, बाई जीन, ज्यादातर में क्या होगा, जीन। मगर कुछ के अंदर क्या होगा, इन सम के अंदर हम बात कर रहे हैं, कुछ के अंदर क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में खास करके कौन, टेम्परेचर, कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। जैसे में देखो, इसमें आप याद कर लीजिएगा, है ना, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ क्या है, रेप्टाइल्स हैं, खास करके जैसे में टर्टल, क्या है, टर्टल, यही स्पेलिंग होता है ना, गुड इंग्लिश में पढ़े थे तन्नी में, है ना। टर्टल और टोटोज में कोई अंतर बताएगा, बताओ बताओ बताओ। टर्टल बाबू एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, है ना, ज्यादातर क्या होते हैं, मैरीन, बड़े बड़े साइज के होते हैं, समुद्र में रहते हैं। और कछुआ जो होता है, टोटोय जो हमारे अगल बगल में होता है, जो खेत उत में देखता है, मिल जाता है कभी कभी, है ना, तो ये लोकल प्रजाति जो हमारे हैं इसको टोटोइज कह देते हैं। टर्टल बेसिकली ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टर्टल कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, बड़े बड़े अंडे भी बहुत सारे देते हैं। समुद्र में देखते होंगे, मछली उछली पकड़ता है तो बहुत सारे टर्टल पकड़ाए जाते हैं। तो चलिए, हमको यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करना है। टर्टल के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बाबू ज्यादा दोगे तो बेबी बॉय बन जाएगा, कम दोगे तो बेबी गर्ल्स। कुछ और भी ऐसे लिजार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, मतलब रेप्टाइल्स में ही, टर्टल भी क्या है, रेप्टाइल्स है। कुछ ऐसे लिजार्ड्स वगैरह भी हैं, सुनो, किताब में पढ़िएगा, आपको एक दो एग्जांपल मिल जाएगा। कुछ और भी लिजार्ड्स वगैरह, आप खाली रेप्टाइल्स, टर्टल और लिजार्ड्स वगैरह लिख के छोड़ देना, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता है, और नहीं होता है वही अच्छा है। नहीं ना, कोई टिपिकल टाइप के सासू माँ मिल जाती तो भरल जेठ की दोपहरिया में हीटर लगा देती बहू के सामने, हमारा पोता चाहिए क्या चाहिए, पोता, टेम्परेचर दे दे के मार देती बहू को। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। पहले के सासू माँ ऐसा नहीं होती थी कि हमारा पोता चाहिए, पोता ही मांगती थी, पोती से पता नहीं क्या दिक्कत था। देखो, तो पोता के ब्याह कहाँ से करवा तो इंसान के अंदर ऐसा नहीं है, इंसान के अंदर ऐसा नहीं है, क्या समझे। तो बाकी सब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या है, जीन है। तो आपसे पूछेगा कि इंसान के अंदर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जीन होता है। एक दो लाइन के पूछ पे करेगा। एक मिनट, हेलो, हाँ अभी यहीं पर है, कोचिंग में आ रहे हैं थोड़ी देर में। आ गए घर पे, अच्छा जी जी ठीक। ओ, बतिया लें क्या, कुछ ही तो कह रहे थे, हैं, हम पूछ लेते हैं। हाँ कुछ कह रहे थे क्या लास्ट में, अच्छा ना, आ रहे, थोड़ा सा बच्चा सबका बोर्ड एग्जाम था तो सब यहीं पर पकड़ के रख ले हैं। ठीक, आ रहे आ रहे। खाए पिए के कमी नहीं है, बहुत जगह खाना पीना है। देखिए, तू लोग नहीं खिलाएगा, खिलाएगा, केकर घरे चले, तुम्हारे यहाँ, ठीक है देखो, हाँ तो मोस्ट ऑफ द एनिमल, इंसान के अंदर भी कौन है, इंसान के अंदर भी जीन है, कौन है, जीन है। तो अब हम आ जाते हैं इंसान पर, कहाँ जाते हैं, इंसान पर आ जाते हैं बाबू। तो देखिए, हम अगर बात करें कि इंसान के अंदर कितना क्रोमोजोम है बाबू, बताओ, 46। अगर पेयर में करेंगे तो बताओ कितना, 23 पेयर, बताओ, कोई दिक्कत है। तो आउट ऑफ 23 पेयर्स, अगर हम इस आउट ऑफ 23 पेयर्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो 22 पेयर है, 22 पेयर जो हुआ, ये समझ आएगा ना, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोसोम, क्या कहते हैं इसको। और ये देखो 23 आरडी लगाए हैं, ये लास्ट पेयर बता रहे हैं, लास्ट पेयर, 23 पेयर मत समझ जाना, लास्ट वाला बता रहे हैं। 22 को तो इधर हो गया, जो लास्ट 23rd जो है, इसको हम कहते हैं एलोसोम, क्या कहते हैं, एलोसोम, या इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, इसी को कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम।
ठीक है, तो ध्यान रखना कि 46 के अंदर अगर हम बात करें तो 22 पेयर क्या है, क्या है, ऑटोसोम, और लास्ट में क्या है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कुछ लिखता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेगा कि 45 प्लस एक्स लिखेगा, और 45 है ना प्लस वाई लिखेगा, ऐसे करके भी लिख देता है। लास्ट वाला ए वो क्या करता है, अल्टर कर देगा, किताब में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है, वो यही समझ जाना है कि 22 जोड़ा इधर है, तो 22 जोड़ा के बाद 23वां जोड़ा जो होता है ना, वो ये सेक्स क्रोमोसोम भी दो तरह का हो जाएगा। ये सेक्स क्रोमोसोम कितने तरह का हो जाएगा, दो। मेल के अंदर क्या हो जाएगा, मेल के अंदर हो जाएगा एक्स एंड वाई, और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम में नहीं होगा। तो देखो, अब देखो, अब 45 बोल रहे हैं, 44 तो पेयर हो गया, 45 उसके बाद y बोल दो, या 45 के बाद x बोल दो, सब में तो एक का वो x तो है ना, डिफरेंस केवल एक ही का आ रहा है ना। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, तो किताब में लिखेगा, कंफ्यूजन में नहीं आना। तो अब बाकी आपको तो इधर उधर करने आता ही है, नहीं आता है। अब इसमें क्या होगा कि सेक्स क्रोमोसोम मेल में ये है, फीमेल में ये है, ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है। अब मान लो कि मेल के अंदर जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या बोले कि उसके अंदर हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, गैमेट क्या हो जाता है, एन हो जाते हैं। यानी अगर वो 46 क्रोमोसोम है तो स्पर्म कैसा होगा, 23 क्रोमोसोम के साथ। तो 23 क्रोमोसोम आएगा तो 46 का पेयर जो है, सब में से एक का वो जीन उसके अंदर जाएगा। जैसे एलील पेयर में है ना, तो उसका एक पार्ट जाएगा स्पर्म के अंदर, और एक पार्ट फीमेल के अंदर भी एक पार्ट जाएगा ओवम के अंदर। अब जैसे मान लो स्पर्म बनेगा, चलो बना देते हैं, मान लो ये है शक्तिवान, ऊर्जावान, पहलवान, तो मान लो बहुत सारा 300 मिलियन बनता है बाबू, कै गो, 300 मिलियन, बहुत सारा। अंडा एक ही को बनता है, स्पर्म कै को बनता है, 300 मिलियन, समझ रहा है ना। अब मोटाइल होता है, देखो अब कैलकुलेशन करते रहना, इधर देखो, है ना। और ओकरे बढ़ावे लगी बाबा जी सगरो दीवार पर लिखते चलते हैं, आइए गुप्त रोगी हमसे मिलिए, जैसे वो 6 मिलियन बना देगा छोटा, है ना। हाँ, शुक्रवार शनिवार ट्रेन में तो भरले रहता लिख लिख के, है ना। मैंने हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नहीं गधा है, वो का तो का 6 मिलियन कर देगा। ठीक है, नशेड़ी सबका गड़बड़ाता है, नशा नहीं करना चाहिए, है ना। वो आप पढ़िएगा 12th क्लास में, मेल के अंदर दो बीमारी होता है, एक एजोस्पर्मिया, एक ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया दो तरह की बीमारी होती है, एक में क्या होता है, नंबर घट जाता है, क्वांटिटी, और एक में होता है मोटिलिटी घट जाता है, स्पर्म मोटाइल होता है, पता ना आपको, चलता है ना। लड़कियों का नखरा शुरू से ही है, अंडा हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, तुम आओ मेरे पास, है ना। तो अंडा वहीं रहता है फैलोपियन ट्यूब में पड़ा हुआ, ओवरी से निकल के, है ना, वो भी उसको कौन भिलाई इसे से फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ सिलेटेड एपिथेलियम में धकेल धकेल के ले जाता है, अंडा खुद से नहीं चलती। ठीक है, स्पर्म जाता है बाराती लेके, चलो आए हम बाराती, उसमें जो सबसे पहलवान, शक्तिवान, ऊर्जावान पहलवान, वो दौड़ता है, एकदम रेस लगता है, और जो नंबर 1 रहता है ना, वो भी कंफ्यूजन आएगा जाकर के, पहले वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से सर्विक्स पार करेगा, यूट्रस में जाएगा, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब इधर भी, और फिर कंफ्यूज आ जाएगा कि करने जाए, तो दुल्हन उधर परफ्यूम मार के बैठी रहेगी, केमिकल, है ना, अट्रैक्शन होगा, फिर वो उधर मुड़ेगा, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जाकर के क्या होगा, एक को फर्टिलाइज करेगा, और बाद में जितना भी लफू आएगा अंदर घुसने के लिए, ऊपर से वो खतरनाक लेयर बन जाएगा, अब कहाँ, है ना, बंद हो गया। वो सब पढ़िएगा, उसमें एक के ऊपर होते हैं जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ऐसे करके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हाँ अरे सुनो, 12th में पढ़े लायक कुछ रहे दो, है ना, सब यहीं पर थोड़े बढ़ा फिर फीसवा हमारे कौन देगा, है ना। देखो इधर, तो अब जब स्पर्म बनेगा तो कोई स्पर्म एक्स के साथ बनेगा, तो कोई स्पर्म वाई के साथ बनेगा, एक स्पर्म में दोनों नहीं होता है। स्पर्म जब फाइनल बन जाएगा रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए, अब स्पर्म भी पहले 2n होता है, वो भी 46 होता है, बाद में उसमें आप पढ़िएगा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने के पूरा प्रोसेस कहाँ पढ़ना है, 12th में। ऊजेनेसिस, अंडा बनने का पूरा प्रोसेस कहाँ पढ़ना है, 12th में। ठीक है, तो सुनिए, हाँ तो ये सब 12th में पढ़िएगा, अभी 10वां में कुछ ही सब में पढ़ना, सुनो। अब ये देखो, अब यहाँ बताओ, इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है बाबू, इसके पास अंडा आएगा, तो अंडा में से चाहे ई आए चाहे ई आए, दोनों में से तो एक्शन आएगा, इसके पास कोई ऑप्शन है क्या। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, मेल या फीमेल, मम्मी या पापा। पापा, झूठों के पुतों के सवाग लगले रहता, हमारा पोता चाहिए, लेकिन एक्चुअली में अगर पढ़े लिखल बायोलॉजी पढ़ ले रही हमारा से कह गया बुढ़िया इधर आओ बता भाई, है ना। हाँ है, पोता चाहो तो बेटवा के बोल, है ना, बेटिया पुतोहिया के कोई रोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास जब भी आएगा तो
एक्स क्रोमोजोम आएगा। अब यहाँ से देखो बाबू क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक्स एंड एक्स आया, ठीक है, 50-50% चांस है कि इधर से एक्स आए, इधर से भी क्या आ जाए एक्स, फिर एक चांस है कि इधर से एक्स आए, सॉरी इधर से कौन आ जाए वाई, यानी कि यहाँ पर 50-50% चांस है कि नहीं है। यहाँ भी क्या है कि इधर से आ जाए एक्स, इधर से भी आ जाए एक्स, यानी कि दोनों ही चांसेस हैं, यानी चांसेस कितना है 50-50। मामला कितना का है 50% का है। 50% ये आ सकता है और 50%, क्योंकि दो में से कोई एक जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता है ना आपको, तो कोई भी एक जाएगा, और कोई भी जाएगा तो बताओ फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है एक्स एंड एक्स का, ठीक है, कौन वाला ये वाला, तो ये क्या बन जाएगी बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। और अगर ये वाला आता है तो ये बन जाएगा बेबी बॉय। और अगर कोई छेड़छाड़ हो गया तो कुछ, है ना वो अलग चीज है। सॉरी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए लेकिन किन्नर विन्नर सब जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। सुनो, ये सब नॉर्मल नहीं है बाबू, किन्नर विन्नर बनना ये सब जेनेटिकल डिफॉर्मिटीज है ना, ये नॉर्मल नहीं होते। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है 12th में। तो देखिए, अब ये समझ गए सेक्स डिफिनेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपसे, आएगा कि इंसान के अंदर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है आप बताओ। तो ये क्रॉस करके बताना पड़ेगा कि देयर आर 46 क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, है ना, पेयर में 23, एंड आउट ऑफ 23 पेयर 22 पेयर इज कॉल्ड ऑटोसोम, एंड लास्ट 23rd पेयर इज कॉल्ड एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। एंड मेल के अंदर लिखना पड़ेगा एक्स एंड वाई, एंड फीमेल के अंदर एक्स एंड एक्स, और ये वाला क्रॉस कराना पड़ेगा इससे इससे, इधर से ही इधर से इधर 50%, तो नीचे लिखना पड़ेगा 2 लाइन, है ना, कि देयर विल बी चांसेस ऑफ 50-50, कितना कितना, है ना, एंड एक्स बेबी गर्ल एंड एक्स एंड वाई बेबी बॉय। और एक लाइन और लिख देना प्यार से कि मेल इज रिस्पांसिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। और एक चीज और लिख सकते हो कि इन सर्टेन एनिमल्स या कोई, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर इज आल्सो रिस्पांसिबल सच एज, है ना, सम रेप्टाइल्स एंड, जो लिजार्ड्स वगैरह भी तो रेप्टाइल से है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल नहीं बोलना टर्टल और कुछ लिजार्ड्स हैं, इन सम लिजार्ड्स एंड टर्टल्स वगैरह, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब लास्ट चलते हैं टॉपिक पर, रेप्टाइल्स नहीं रही, मैमल्स, बच्चा को दूध पिलाता है वो एक्सेप्शन तो सब में है, डायफ्राम, ऊपर थोरेसिक चैम्बर, नीचे एब्डोमिनल कैविटी, बीच में ये डोम शेप डायफ्राम, याद आया। बिठा दे, चलिए ठीक है। तो कितना 22 जोड़ा ऑटोसोम जो पूरा बॉडी बना रहा है, और लास्ट वाला क्या है सेक्स क्रोमोसोम, 23rd वाला क्या है सेक्स क्रोमोसोम, कोई दिक्कत। अब लास्ट चलते हैं ब्लड ग्रुप, उसके बाद क्लास को ही खत्म करते हैं। सुनो 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 सुनो, ब्लड ग्रुप की बात करें तो देखो बाबू, अभी अभी हम आपको बताए थे कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, जीन हमेशा, तो हमारे पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप का 3 जीन है, कितना जीन है ध्यान से सुनो। हर जगह तो दुए को बताए थे, है ना, डोमिनेंट और रेसेसिव। यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन में 3 जीन है, ब्लड ग्रुप का कितना जीन है 3, मगर हर इंडिविजुअल के अंदर उसका कोई 2 ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, है 3, मगर हर किसी के अंदर मिलेगा कितना कॉम्बिनेशन 2। तो पहले तो ये बताओ ब्लड ग्रुप कौन कौन है बाबू, तो बताओ ए है, बी है, और ए बी है, और ओ है। इसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल, और इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल, वो किसी को दे सकता है और वो किसी से, अब ये क्यों कर सकता है, तो बाबू इसका एक ही शॉर्टकट बताते हैं। हमारे पास बॉडी में 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं इस लेवल पर, जिसको बोलते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड, एंटीजन मान लो जैसे इंडियन आर्मी की वर्दी है जिसको देख के हम पहचानेंगे, और एंटीबॉडी खुद इंडियन आर्मी है। अगर कोई इंडियन आर्मी के ग्रुप में अगर कोई वर्दी पहन के इंडियन आर्मी घुस जाए तो उसको कोई गोली मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लेके या उसका वर्दी पहन के घुस जाए तो उसको तुरंत गोली मार देगा, मारेगा नहीं मारेगा। तो एंटीजन पहचान होता है, एक क्या होता है प्लाज्मा के सरफेस पर होता है ब्लड ब्लड के, एक होता है आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है। तो वहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच करना चाहिए, नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा लड़ाई हो जाएगा, अंदर में ही मर जाएगा। अब ए वाले को बी चढ़ा दोगे तो उसके पास ए के पास जो एंटीजन है वो बी वाले से मैच नहीं करेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, महाभारत चालू हो जाएगा। तो बोलो सर तो ओ कैसे दे रहा है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ले पहचान कैसे, मान लो कि कोई नंगू पंगू आ गया, वो कौन ड्रेस नहीं पहना इंडियन आर्मी के पास, ओकरा कैसे मारेगा, वही अगर पाकिस्तान वाला पहन के आता उसको मार सकता है। अरे सुनो,
पाकिस्तान वाला पहन के आएगा तब मार देगा वो पाकिस्तानी है। अब एकदम से बिल्कुल नंगू पंगू उसको कैसे मारेगा? पहले सोच कर पकड़ेगा, पहले पकड़ेगा, पूछताछ करेंगे, है ना। सुने, तो उसका कारण अलग है, 11th में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कि इसके पास एंटीजन नहीं है। अब बोलो सर तो इस सब को काहे दे सकता है? तब बाबू एक पास ए है और बी दोनों का एंटीजन है, तब कोई के देगा? तब बताओ, अगर ए को देगा तो ए वाला बोलेगा भाई भाई, है ना। अगर ये बी को देगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना, सबको दे सकता है, तब बी को कहेगा तो कहेगा भाई भाई, और ओ को कहेगा तो एक कोई मारे पीटे वाला है ही नहीं है ना, जो ओकरा मारेगा। ये भी सबको देगा। ओ सॉरी, ये सबसे लेगा, ये सबसे लेगा और ये सबको, हाँ वो डोनर है। अरे अंग्रेजी समझता है ना, हिंदी छोड़ो ना ठीक है। हाँ तो क्यों देगा, समझ में आ रहा ना। ये किसी से भी ले लेगा, क्योंकि कोई भी इसको देगा तो कहेगा भाई भाई, उसका वाला एंटीजन पहले से इसके पास रहेगा, उसका पहचान, ऐ सुनो, एक वाला पहचान इसके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? बी देगा तो इसका भी पहचान इसके पास रहेगा, तो बोलेगा अच्छा भाई भाई बड़ी दिन के बाद मिल रहा हुआ भाई, इधर है ना। आ, ओ के पास कौन, ओ के उसके पास एंटीजन नहीं है, ले पहचान कैसे, हम नंगू पंगुआ है, पहचान। वो कहेगा ही कौन है भाई, छोड़ कर नहीं मारेगा, आ जाओ भाई, एंटीजन रहेगा तब उसको मारेगा कोई, काहे लेगा? दूसरा के लेगा तो एक एंटीबॉडी है ना जी। जैसे मान लो ठीक है, हम किसी के पास चल गए, हमारे पास कोई पहचान नहीं है तो ठीक, लेकिन हमारे पास एंटीबॉडी है, दूसरा कोई आएगा तो उसका एंटीबॉडी हमसे मैच नहीं करेगा तो मार को गिरा देगा, समझ रहा है। ये सब कहानी आगे का छोड़िए सब, है ना, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यूनिवर्सल डोनर है या यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। सुनो सुनो सुनो, आगे देखो। तो चार ब्लड ग्रुप के लिए तीन जीन है, कितना? एक है आई ए, एक है आई बी, और आई ओ। तीन जिनमें से हर इंडिविजुअल के पास रहेगा कितना? दो। तो ध्यान रखो, इसमें लफड़ा केवल इतना है कि बाबू ये वाला डोमिनेंट है, ये वाला क्या है, और ये वाला भी क्या है, डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है, रेसेसिव है। ध्यान दो, पॉपुलेशन में तीन जीन है, ए हल्ला नहीं करो, लास्ट हो गया, बोलते बोलते हम भी थक चुके हैं। सुनो, लास्ट वाला जो जीन है, पॉपुलेशन में कितने जीन है? तीन जीन, कितना है, और हर इंडिविजुअल के पास होगा कितना? दो। दो डोमिनेंट है, याद रखना, कौन कौन? आई ए, आई बी, और आई ओ क्या है, रेसेसिव। अब तुम कॉम्बिनेशन बना के देखो क्या क्या बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि आई ए के साथ आई ए आ जाए, तो बताओ दोनों डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो बताया ना कि ये डोमिनेंट है, कैपिटल टी, प्योर टॉल, है ना। एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता है कि आई ए के साथ आई ओ आ जाए, तो अभी ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? भाई ये वो तो रेसिसिव है ना यार, तो इसको थोड़ा चलने देगा, चलाएगा कौन, यही नहीं चलाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आई बी आ जाए, और इसके साथ भी क्या आ जाए, फिर से आई बी, तो क्या आ जाएगा? दूसरा ये भी बन सकता है कि आई बी डोमिनेंट के साथ कोई आई ओ आ जाए, तो भी क्या बन जाएगा? तीसरा ये बन सकता है कि आई ए के साथ आई बी आ जाए, है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ए बी, क्योंकि वो भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कोडोमिनेंस क्या है ना। आप बताओ, एग्जांपल देके प्रूफ करो, तो एग्जांपल आप ब्लड ग्रुप देंगे, ए बी ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यहाँ पर दिखाइएगा कि आई ए इज डोमिनेंट, आई बी इज डोमिनेंट, और कॉम्बिनेशन बना के दिखाइएगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, बना लोगे ना। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं को, मतलब साथ साथ, डोमिनेंस। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, हर जगह आपको ही मिलेगा, तो ये को डोमिनेंस हो गया। और एक केस ये भी बन जाता है भैया कि आई ओ के साथ कौन आ जाए, आई ओ, तो बताओ मौका देख के चौका मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा आइडेंटिकल होता है तो थो करता है ना। अगर इसके साथ कोई ए या बी करेंगे फिर तो वो डोमिनेंट वाला ही दिखा देगा, आई ओ आई ओ। अब यहीं पर से क्वेश्चन बना था ना पिछले बार एक बैच में, नाम नहीं बताएंगे, कोई लड़की थी है ना, बेचारी टेंशन में हो गई, बाप माए वाला। अब बताओ, अगर आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, सबको अपन पता कर लेना बाबू, एगो के कांड हो गया था पिछला क्लास में बेचारी एकदम एग्जाम में के टाइम था लगता है ना, डिप्रेशन में चले गए। वो क्या हुआ, वो बोले कि सर मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान दो, पॉइंट इज टू बी नोटेड है ना, उसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप ए था।
तो बताओ मम्मी क्या हो सकती है? या तो आई ए होगी, या तो आई ए के साथ क्या होगी, आई ओ, यही तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। अरे माता जी ए है, मतलब कि या तो ये होंगे या तो ये होंगे, ठीक है। अब पिताजी, अब जो लड़की है उसका ओ ब्लड ग्रुप है, आप बोलती है कि मेरे पिताजी हैं जो ए बी हैं। आप बताओ, अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ, अब सोचो कितना बड़ा कांड कैसे हो जाएगा। आई बताओ, पिताजी ए बी हैं तो कोई भी तो डोमिनेंट है ना बाबू, तब बेटी ओ कैसे हो सकती है? वो तो सब जान रहा होगी, लेकिन हुआ कैसे जादू? समझ रहा है? अब वो हमको करेगी सर, वो हमको करेगी कि सर आप सही से पढ़ा रहे हैं ना, हम बोले क्या डाउट है क्या हम पर? सर ठीक से बताइए ना, ऐसे ही होता है। हम बोले कहा, बाद में हमको साइड में आके बोले सर मेरे पापा का सर ए भी है। हम बोले तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम बोले तो क्या दिक्कत है? तो मम्मी के ए है। हम बोले हाँ तो क्या दिक्कत है, तुम्हारा भी ए भी है चाहे ए होगा। अब मम्मी ए है, पापा ए भी है, तो बच्चे का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? अगर मम्मी ये वाला रहेगी, अगर मम्मी ये वाला रहेगी, क्या हाइब्रिड, तो यहाँ से तो हमेशा ए को कंफर्म आएगा, तो भी बेटी क्या होगी, या तो ए या तो बी। और अगर मम्मी से ए आ जाए, यहाँ से बी आ जाए, तो बेटी ए भी होगी। मम्मी से ए आ जाए, यहाँ से ए आ जाए, तो बेटी ए होगी। वो तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि बाबूजी दोनों डोमिनेंट रखे हुए हैं। तब बताओ कि और बेटी में वो शो कर रहा है, मतलब कि दोनों रेसेसिव। भाई बाबूजी ये भी है, बेचारी चिंता में पड़ गई कि सर आप ठीक से पढ़ा रहे हैं ना। पता नहीं भाई, तो आजकल साइंस पढ़ के बच्चे क्या करते हैं भाई, अब पता नहीं, समझ ही गया होगा आगे कहानी। तो भाई समझ में आया कि नहीं किसी को? हाँ, नहीं तो हम अब क्या कहें, मम्मी के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं मार सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे पकड़ लेंगे। चीटिंग है ना, ये ठीक से पढ़ लो। तो यही था आपका ब्लड ग्रुप। तो इसके साथ ही सारा क्या हो गया, अध्याय समाप्त। अब इसको बंद किया जाए और थोड़ा चलते हैं, थोड़ा बुला रहे हैं। स्टॉप करो। समझ में आया कि नहीं आया?